तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका फ़िज़िकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है ना 18 फरवरी को। जी हाँ बच्चों, 18 फरवरी 2026 को जो आपका फ़िज़िकल का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ये क्वेश्चंस आप सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। लिटरली बता रहा हूँ बच्चों, मुझे 2 दिन लग गया इस वीडियो के लिए जो क्वेश्चंस निकालने थे ना उन सबको छाँटने में। मैंने क्या किया, मैंने क्या कह सकते हैं पूरी टीम हमारी जो है हमने क्या किया पिछले 10 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं फिजिकल एजुकेशन के, उनको अच्छे से एनालाइज़ किया। एनालाइज़ करने के बाद जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन निकलते हैं यानी ऐसे क्वेश्चन जो हर साल के पेपर में रिपीट होकर के आ ही जाते हैं, उनको अलग से छाँट-छाँट करके निकाला। हमारा जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन हमें लगता है एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनको छाँट-छाँट करके निकाला और आपके लिए ये वीडियो अब मैं बना रहा हूँ। लगभग 2 दिन का समय लग गया, तो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इससे बाहर तो क्या ही आ जाएगा, ठीक है? और अगर आपके पास नोटबुक है बच्चों, यानी अभी आपके पास कॉपी है और नहीं भी है तो निकाल लीजिए, मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे और उसके अंदर ना ये सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, इससे आपको डबल तैयारी हो जाएगी। है कि नहीं बच्चों? और इतनी मेहनत को अगर आप एप्रिशिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 2000 लाइक का मैं टारगेट रखता हूँ। आई नो थोड़ा बड़ा लाइक का टारगेट है, लेकिन मुझे पक्का भरोसा है आप सभी करवा देंगे। या फिर आप 570 कमेंट करवा दीजिएगा कि थैंक यू भैया इस तरह से करके जितना भी आप हमें एप्रिशिएट करने के लिए कमेंट कर सकते हैं इस तरह से या और वीडियो लाइए, जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं 570 कमेंट कर दीजिएगा। बाकी कोई भी आपका डाउट रहता है जो डायरेक्टली आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07 करके, यहाँ पर आप डायरेक्टली अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं मुझसे। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए तो वहाँ पर जरूर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए सिंपली टेलीग्राम पे आपको जाना है और वहाँ पर सर्च करना है स्मॉल लेटर्स के अंदर क्लास 12 सीबीएसई 1 2 3। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा, तो आज ही उसमें ज्वाइन हो जाइए और जो भी चीज़ हम भेजते हैं उसका लाभ उठाइए बच्चों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक-एक करके क्वेश्चंस को समझते हैं। योजना क्या है? योजना के कोई 2 उद्देश्यों को लिखिए। देखिए योजना बहुत सिंपल सा चीज़ है, इंग्लिश में इसको प्लानिंग बोलते हैं और इस दुनिया में प्लानिंग हर कोई करता है। बता देता हूँ जैसे जो मैच चल रहा होता है क्रिकेट मैच, ठीक है? तो उसके अंदर क्या होता है जो प्लेयर्स ग्राउंड पर उतरते हैं बैट्समैन वगैरह, तो वो जो है योजना बना करके उतरते हैं कि हाँ भैया जो बॉलर है वो बहुत तेज़ बॉल फेंक रहा है, स्पिन घुमा करके फेंक रहा है कि नहीं? तो कैसे मैं उसको फेस करूँगा, कैसे छक्का-चौका मारूँगा ताकि मेरे टीम का रन ज़्यादा हो सके और हम जीत सकें। तो पूरा प्लानिंग करके यहाँ पर ग्राउंड पर जो क्रिकेटर है उतरते हैं, जैसे हमारे धोनी जी हो गए, विराट कोहली जी हो गए, है कि नहीं? तो पूरी दुनिया ही देखा जाए तो योजना के ऊपर चल रही है। ना केवल ये 2 जो एग्ज़ाम्पल दिए ये 2 चीज़ें, बल्कि पूरी दुनिया में हर एक चीज़ योजना के अनुसार ही हुई होती है। जैसे सरकार भी कोई ना कोई योजना लाती है कि भैया गरीबों के लिए हम ये चीज़ करेंगे, गरीबों के लिए घर बनाएँगे, उनको ये देंगे, वो देंगे, है कि नहीं? तो योजना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए क्वेश्चन बनता है कि योजना बनाई किस लिए जाती है? तो योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य जो होता है बच्चों, वो ये होता है कि हमारा जो उद्देश्य है यानी कि जो मोटिव है, उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकें बिना किसी बाधा के यानी कि समस्या के। ये योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है। अब हम लोग वापस से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक बारी। इतने एग्ज़ाम्पल्स इनफ होंगे आई थिंक। अब देखिए क्वेश्चनवा पढ़िए यहाँ पर कि योजना क्या है? अब उसके बारे में आंसर देखिए कि योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के दौरान होने वाली समस्याओं को हल करने तथा कार्य को सरल बनाने के लिए उपयोग की जाती है। इसे योजना कहते हैं बच्चों। कि कोई भी आपका उद्देश्य है, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो सकता है, खेल से संबंधित हो सकता है या किसी कार्य से संबंधित हो सकता है, उसकी पूर्ति के दौरान होने वाली जो समस्याएं आएंगी उसको हल करने का ये काम करता है आपका योजना। ठीक है? अब योजना के 2 उद्देश्य पूछ रखे हैं, मैंने आपको बहुत सारे बता रखे हैं, जैसे कि अच्छा तालमेल स्थापित करना, अच्छा नियंत्रण खुद के ऊपर स्थापित करना, ये योजना के उद्देश्यों के अंदर आप लिख सकते हैं। खुद के ऊपर जो दबाव आ रहा है उसको कम करना, गलती की संभावना को कम करना, समय और धन तथा संसाधनों की बर्बादी को रोकना और रचनात्मकता को बढ़ावा देना यानी कि क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं योजना के उद्देश्यों के अंदर बच्चों। ठीक है? यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज द प्लानिंग, राइट 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लानिंग। तो आंसर इस तरह से रहेगा आपका इंग्लिश मीडियम में कि प्लानिंग इज अ प्रोसेस दैट डील्स विद प्रॉब्लम्स दैट मे अराइज इन द
cause of accomplishing an objective, ठीक है, is used to solve and simplify the task and the objective of the planning are as follows। यानी कि यहाँ पर आपका स्कीम नहीं आएगा, प्लानिंग आएगा और इस तरह से आंसर आपको लिखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम जो 2026 में आपका होने वाला है, इसकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पे भी तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर स्कोर करते हैं, लिटरली 95 प्लस तक स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। हमने 5 सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर बना करके रेडी कर दिए हैं। हर एक सब्जेक्ट के हमने 15-15 सैम्पल पेपर बना दिए हैं बच्चों, विथ सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। और कौन-कौन से सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर अवेलेबल है बच्चों, तो पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिंदी इलेक्टिव हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया और इंग्लिश हो गया। इन सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स को आप ले सकते हैं, स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए इन सैम्पल पेपर्स के अंदर ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे ना आपको, जिसके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इससे बाहर तो क्या ही आ जाएगा हमारा, है कि नहीं? तो सैम्पल पेपर ज़रूर लीजिए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बनाइए बच्चों। मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है सैम्पल पेपर्स, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले समझिए कि टूर्नामेंट क्या होता है। तो देखिए टूर्नामेंट मैचों की वह श्रृंखला है जिसके अंत में एक टीम विजयी होती है, यानी कि एक टीम विनर निकल करके आती है और बाकी सारी टीमें जो होती हैं वो मैच हार जाती है बच्चों। टूर्नामेंट आयोजन की अनेक विधियां हैं जो अनेक कारणों पर निर्भर करती है, जैसे धन तथा समय की उपलब्धता और मैदान उपलब्ध है कि नहीं है, उपकरण है कि नहीं है, खेल अधिकारियों की संख्या, इन बातों पर निर्भर करता है कि टूर्नामेंट का आयोजन होगा या नहीं होगा, क्योंकि भैया ये सारा चीज़ होना एक तरह से ज़रूरी है टूर्नामेंट के अंदर। अब नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में समझिए, ये क्या होता है। इस प्रकार की प्रतियोगिता में जो टीम हार जाती है वह बाहर हो जाती है, केवल जीतने वाली टीमों को ही प्रतियोगिता में बने रहने दिया जाता है या बनी रहती है आप कह सकते हैं। तो ये आपका नॉकआउट टूर्नामेंट होता है। और सबसे लास्ट वाला होता है लीग टूर्नामेंट। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, जैसे आपने आईपीएल का नाम सुना होगा, ठीक है। आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग करके। तो ये आपका लीग टूर्नामेंट का एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। तो देखिए लीग टूर्नामेंट में क्या होता है कि लीग टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रत्येक टीम दूसरी टीम के साथ एक बार मैच अवश्य खेलती है। विजेता टीम हार जीत से प्राप्त होने वाले अंकों के आधार पर घोषित होती है बच्चों। तो इस प्रकार से लीग टूर्नामेंट के बारे में आप लिख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते चलिए, क्योंकि आपके लिए इसी तरह की वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो अगर आप लाइक करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेट करता है, क्योंकि देखिए एक लाइक करना तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा ना, लेकिन इससे हमारा मोटिवेशन जो है ना वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ जाता है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट एंड लीग टूर्नामेंट। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को आपको समझा रखा है। क्वेश्चन क्या है कि स्कॉलरशिप के लक्षण, सुधारात्मक उपायों का वर्णन कीजिए। जो स्कॉलरशिप होता है इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और क्या इसके सुधारात्मक उपाय है, उसके बारे में आपको बताना है। तो स्कॉलरशिप होता कैसे है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक व्यक्ति का यहाँ पर चित्र दिखा रखा है कार्टून टाइप का, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसका जो रीढ़ का हड्डी है ना, इस तरह से ये टेढ़ा सा आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक कंधा देखेंगे इस भैया जी का तो वो ऊपर की तरफ है, एक कंधा देखेंगे तो भैया जी का नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पर दिखा रखा है चित्र में। अब देखिए लक्षण बता रखा है यानी सिम्टम्स, कि एक कंधा ऊपर तथा एक नीचे की ओर हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक कूल्हा ऊपर तथा एक नीचे हो जाता है। शरीर का जो वजन होता है स्कॉलरशिप के अंदर, पैर पर एक पैर पर ज़्यादा हमें देखने को मिलता है और एक पर कम देखने को मिलता है। जिस भी व्यक्ति को स्कॉलरशिप का प्रॉब्लम होता है उसका जो वेट होता है बच्चों, एक पैर पर ज़्यादा देखने को मिलेगा और एक पैर पर उसका वेट कम देखने को मिलेगा। शरीर सीधा ना होकर एक और झुका हुआ प्रतीत होता है। जिसको भी स्कॉलरशिप का समस्या होता है उसका शरीर एकदम सीधा नहीं होता है,
एक और ज़्यादा यहाँ पर झुका हुआ देखने को मिलता है। तो ये तो बच्चों स्कोलोसिस के लक्षण हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों बता रखा है कि स्कोलोसिस को कैसे सुधारा जा सकता है, सुधारात्मक उपाय। तो हमें त्रिकोण आसन करना चाहिए, ठीक है? लटकना चाहिए, तख्त प्लैंक व्यायाम करना चाहिए और ऐसे व्यायाम करना चाहिए जिसमें नीचे वाला कंधा ऊपर जाए और ऊपर वाला कंधा नीचे की ओर आए। अब इन सारी चीज़ों को एक बारी मैं चित्रों के माध्यम से भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, जो त्रिकोणासन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। जिसको स्कोलोसिस का प्रॉब्लम होता है उसको ये योगा का आसन करना चाहिए, ठीक है? उसे प्लैंक करना चाहिए। प्लैंक एक तरह का ना व्यायाम होता है, एक्सरसाइज होता है, जो मैं भी करता हूँ अमूमन मॉर्निंग के टाइम पे, ठीक है? जिसमें क्या होता है कि आपका हाथ कुछ इस स्थिति में होता है और आपका पैर जो है कुछ इस स्थिति में होता है, बॉडी को एकदम स्ट्रेट सीधा रखना होता है, ठीक है? तो जिसको भी यहाँ पर स्कोलोसिस का प्रॉब्लम है उसको ये वाला एक्सरसाइज करना चाहिए। हमें लटकना चाहिए, ठीक है? जिसको भी मतलब प्रॉब्लम हो ये स्कोलोसिस का, और ऐसा व्यायाम, ऐसा एक्सरसाइज करना चाहिए जिसमें एक कंधा जो है आपका ऊपर की ओर जाए और एक कंधा नीचे की ओर आए, ठीक है बच्चों? कंधे से रिलेटेड ये चीज़ है बच्चों कि आपका जो नीचे वाला कंधा है, मतलब जो भी एक्सरसाइज हमें करना है कंधे से रिलेटेड, वो ऐसा होना चाहिए कि जो नीचे वाला कंधा है वो ऊपर की ओर जाए और ऊपर वाला कंधा नीचे की ओर आए, ताकि बैलेंस हो सके, ठीक है? तो इस चीज़ का खास हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, ऐसे व्यायाम करना चाहिए जिसमें नीचे वाला कंधा जो है वो ऊपर की ओर जाए और ऊपर वाला जो कंधा है वो नीचे की ओर आए बच्चों, ठीक है? तो इस तरह से करना चाहिए जिसको भी स्कोलोसिस का प्रॉब्लम होता है उसको, ठीक है? सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डिस्क्राइब द सिम्टम्स एंड करेक्टिव मेजर्स ऑफ स्कोलोसिस। तो इस तरह से पहले आप सिम्टम्स बता दीजिएगा कि भैया एक शोल्डर यहाँ पर ऊपर की ओर होता है, एक नीचे की ओर होता है। फिर यहाँ पर सारा चीज़ आप देख सकते हैं, इस तरह से लिखना है बच्चों आपको, ठीक है? और फिर उसके बाद करेक्टिव मेजर्स आप बता सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे उसको ट्राइंगल पोज करना चाहिए, हैंगिंग यानी कि लटकना चाहिए, प्लैंक एक्सरसाइज करना चाहिए और ऐसा एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे कि एक कंधा ऊपर की ओर जाए, जो नीचे वाला कंधा है, और ऊपर वाला कंधा नीचे की ओर आए बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है कि धनुषाकार टांगे, जिसे इंग्लिश में आप बॉ लेग्स भी बोलते हैं, इसके लक्षण, कारण और सुधारात्मक उपाय लिखिए। तो समझिए इस चीज़ को। यहाँ पर देखिए, ये आपको एक चित्र देखने को मिलेगा। इस चित्र में आप देख सकते हैं, आपको जो टांगे देखने को मिल रही है वो धनुषाकार है। इस तरह से एकदम धनुष के आकार का हो गया है, ठीक है? तो इसके क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं उसको समझिए। देखिए, लक्षण की अगर बात करें सिम्पटम्स की, तो दोनों घुटनों के बीच की दूरी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। धनुषाकार टाँगों के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक आम इंसान का जो घुटना होता है वो दोनों घुटने सीधा-सीधा होता है। लेकिन इसका देखेंगे तो एकदम धनुष के जैसा हो गया है। मतलब इसको यहाँ पर बॉ लेग्स का प्रॉब्लम है बच्चों, ठीक है? धनुषाकार पैरों का प्रॉब्लम है। अगला, खड़े होने की स्थिति में, चलने की स्थिति में तथा दौड़ने की स्थिति में घुटने बाहर की ओर घूम जाते हैं और टाँगों की आकृति धनुष जैसी हो जाती है। ये आप लक्षण लिख सकते हैं धनुषाकार टाँगों के लिए, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर समझिए इसके क्या कारण हैं, किस कारण से ये होता है और क्या इसके सुधारात्मक उपाय है, कैसे इस चीज़ को सुधारा जा सकता है। अगर बात करें बच्चों यहाँ पर कारणों की, तो आप लिख सकते हैं हड्डियों तथा मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाना। किसी की अगर हड्डी, मांसपेशियाँ यानी कि मसल्स कमज़ोर है, तो उसको यहाँ पर ये जो सिचुएशन है वो फेस करनी पड़ सकती है। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि गलत तरीके से चलने, अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से चलता है तो उसको भी ये जो सिचुएशन है ये फेस करनी पड़ सकती है, धनुषाकार टाँगों वाली। कई सारे लोग होते हैं ना, एकदम अपने ही मन मस्त मगन में चलते रहते हैं, तो उसको ये प्रॉब्लम हो जाता है भैया, तो एकदम नॉर्मल चला कीजिएगा, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मोटा है, तो भी उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और बालक को समय से पहले खड़ा करवाना अथवा चलवाने के कारण भी यहाँ पर ये समस्या फेस करनी पड़ सकती है। कई सारे लोग होते हैं ना कि उनका जो बेटा-वोटा होता है या फिर लड़की-लड़का कुछ भी होता है, उसको समय से पहले ही क्या करते हैं कि चलवाने लगते हैं। अरे मेरा बेटा चलेगा, चलाओ बेटा, चलो, चलो बेटी, चलो, चलो, चलो। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कई बार कि समय से पहले चलवाने से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हर इंसान का चलने का समय फिक्स होता है कि हाँ, वो 9 महीने, 8 महीने का होगा तभी उसको चलना चाहिए, है कि नहीं? तो अगर समय से पहले हम उसको चलवाने का या खड़ा करने का कोशिश करते हैं, तो धनुषाकार टाँगे यानी बॉ लेग्स का समस्या आ सकता है, क्योंकि उस टाइम पे उनकी जो टाँगें होती हैं बहुत नाज़ुक होती है, कमज़ोर होती है उस टाइम पे, ठीक है? अगर किसी को ये समस्या हो गई है, तो कैसे सुधारा जा सकता है? घुटनों की मालिश करके इस चीज़ को सुधारा जा सकता है। घुटनों के आस-पास की मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाने वाला व्यायाम करने चाहिए, जैसे लेग एक्सटेंशन हो गया आपका, गरुड़ासन हो गया, अर्धमतेंद्रासन हो गया।
ये योगा के कुछ आसन हैं जिनको अगर करते हैं व्यक्ति, जिनको भी ये समस्या है, तो इस चीज़ को सुधारा जा सकता है बच्चों, ठीक है? चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि राइट द सिम्पटम्स, कॉजेस एंड करेक्टिव मेजर्स ऑफ बॉल एग्स। तो इस तरह से आप लिखेंगे, पहले सिम्पटम्स बता दीजिएगा, ठीक है? उसके आगे अगर चले तो यहाँ पर आपको करेक्टिव मेजर्स दे रखा है और कॉजेस दे रखा है जिस कारण से बॉल एग का प्रॉब्लम होता है बच्चों। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखिए कि मोटापे को परिभाषित कीजिए। मोटापे को कम करने में मदद करने वाले किन्हीं दो आसनों की प्रक्रिया, लाभ और विपरीत संकेतों का वर्णन कीजिए। देखिए बेसिकली यहाँ पर आपको पहले मोटापे को बताना है कि मोटापा होता क्या है। तो देखिए आंसर इस तरह से लिखना है आपको, मोटापा कह लीजिए या स्थूलता कह लीजिए, इंग्लिश में इसको ओबेसिटी बोलते हैं। आजकल मोटापा जो है पूरे विश्व की समस्या बन चुका है। मोटापा शरीर की वह दशा होती है जिसमें शरीर में वसा यानी कि फैट की मात्रा का स्तर बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है। दूसरे शब्दों में इस तरह से हम कह सकते हैं कि शरीर की वह दशा जब एक व्यक्ति का आदर्श भार जितना होना चाहिए उससे 20% या इससे अधिक हो जाता है, तो ये मोटापे का यहाँ पर निशानी है, यानी कि वो व्यक्ति मोटापा या मोटा कहलाएगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का 100 किलो वजन है और उसका वेट यहाँ पर एकदम से 120 किलो हो गया, तो वो व्यक्ति क्या हो गया? मोटा हो गया। अगर उसका 120.1 किलो भी हो गया ना, तब भी वो व्यक्ति मोटा ही कहलाएगा बच्चों, ठीक है? मोटापे के 2 मुख्य कारण हैं हमारे खान-पान की गलत आदतें तथा पाचन प्रणाली का बिगड़ना। देखिए अगर कोई व्यक्ति खान-पान अपना गलत कर रहा है, जैसे आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे चाउमीन, मोमोज, बर्गर, फिंगर ये दबा के खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। अब उनको ये नहीं पता है कि यही जो चाउमीन, मोमोज, बर्गर, फिंगर खा रहे हैं ना, इनसे उनको मिल रहा है फैट, और फैट भी 2 तरह का होता है, गुड फैट होता है, एक बैड फैट होता है। गुड फैट हमें जो अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका प्रोटीन हो गया, प्रोटीन कह रहा हूँ मैं, ये होता है, अरे वो सफ़ेद-सफ़ेद सा क्या होता है, जो हम खाते हैं, वेजिटेरियन लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पनीर, पनीर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है? पनीर हो गया आपका, या फिर अगर आप नॉन-वेज खाते हैं तो आपका चिकन हो गया, मटन हो गया, इन सब में आपको यहाँ पर गुड फैट देखने को मिलेगा। बैड फैट किसमें? चाउमीन, मोमोज़, बर्गर, फिंगर ये जो खाते हैं ना, इसमें आपको बैड फैट देखने को मिलेगा। तो आजकल के जो नौजवान हैं, वो तो दबा के खाते हैं एकदम चाउमीन, मोमोज़, बर्गर, और ख़ासकर जो लड़कियाँ हैं, ओए होए होए! लड़कियों को तो मैं देखता हूँ ना, वो मोमोज़ के ठेले पे जाती हैं, रेहड़ी पर जाती हैं और मोमोज़ वाले भैया को बोलती हैं, भैया जी 1 प्लेट मोमोज़ लगा दीजिए, और उन्होंने 1 प्लेट मोमोज़ लगा दिया कि लीजिए बहन जी 1 प्लेट मोमोज़ आ गया आपका। बोलेंगे भैया एक्स्ट्रा चटनी डालो इसके अंदर, और वो एकदम लाल वाला चटनी हपच के डलवा लेंगी, और ये मोमोज़ पे मोमोज़ खाए जाएँगी, खाए जाएँगी। बोलेंगे भैया 1 प्लेट और, भैया जी ने लगा दिया, उनको तो बेचना है। 1 प्लेट और भैया जी ने और लगा दिया। मतलब खाई जाती है, उनको कोई मतलब समझ ही नहीं आता है कि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है उनके शरीर को। उनका मतलब पसंदीदा एकदम फूड बन चुका है। ख़ैर अगर आप खाते हैं तो थोड़ा-सा परहेज़ कीजिए, क्योंकि मेरे बोलने से आप इसको ख़त्म तो करेंगे नहीं, मतलब कि रोकेंगे तो है नहीं। और मैं खुद भी खाता हूँ, ऐसा मैं कोई हिमालय में जाकर के बैठने वाला बाबा जी नहीं हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं खुद भी खाता हूँ, लेकिन बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, और कभी-कभार अगर मन कर गया, महीना दिन में 1-2 बार या सप्ताह में 1 आध बार, तब खा लेता हूँ, नहीं तो दैनिक जीवन में मैं घर का ही खाना खाता हूँ, मम्मी के हाथ के बना हुआ, ठीक है? आज भी मम्मी आई थी और खाना-वाना खिला के गई थी, तो मम्मी के हाथ का ही खाना मैं खाना पसंद करता हूँ। चाहे मैं अपनी एक बात बता रहा हूँ आपको कि मैं दुनिया में कहीं पर भी खाना खा कर के आ जाऊँ, कोई सी भी बड़ी से बड़ी शादी हो, पार्टी हो, ठीक है? कुछ भी हो, लेकिन जब तक घर का मैं एक रोटी नहीं खाता हूँ, तब तक मुझे पता नहीं ऐसा मेरे अंदर है कि ना मेरा पेट ही नहीं भरता है। चाहे मैं बाहर से कितना कुछ भी खा के आ जाऊँ, घर पे आके एटलीस्ट 1 रोटी ज़रूर खाता हूँ, ठीक है? तब जाकर के मुझे सुकून मिलता है कि हाँ, घर का खाना खाना है, मम्मी का खाना मैंने खा लिया, ठीक है? तो ख़ैर हम मुद्दे से भटक गए, चलिए मुद्दे पे आते हैं, ठीक है? तो हम मोटापे के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, ऐसा व्यक्ति जो श्रम नहीं करता है, जो मतलब कि मेहनत वाला काम नहीं करता है, परिश्रमहीन कार्य करता है, उसको मोटापे का समस्या जल्दी आ सकता है। यहाँ पर देखिए बताया गया है, ऐसा व्यक्ति के जीवन में शारीरिक परिश्रम न के बराबर है। आजकल ऐसा देखा जा रहा है। मोटापे का अनेक स्वास्थ्य जोखिम हैं, जो कि मोटापे से आ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मोटा है, तो उसको मधुमेह का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसर, गठिया ऐसे खतरनाक-खतरनाक रोग हो सकते हैं। मोटापे के अनेक कारण हैं, जैसे अत्यधिक भोजन, परिश्रम रहित जीवन, ठीक है? ज़्यादा भोजन करने से भी मोटापा हो सकता है, और ऐसा काम करना जिसमें आपका मेहनत कम लगता हो, माइंड वर्क ज़्यादा लगता हो और
हार्ड वर्क कम लगता हो, फिजिकल मैं एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, फिजिकल वर्क की, तो उससे भी मोटापा हो सकता है। थायराइड अगर है किसी को, देखिए थायराइड भी 2 तरह का होता है, एक मोटा होने वाला थायराइड होता है, एक पतला होने वाला थायराइड होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को मोटा होने वाला थायराइड है, तो भी मोटापा हमें देखने को मिल सकता है। वंशानुगत भी चल सकता है, अगर किसी के पिताजी को है, तो उनके बेटे को भी होगा, ठीक है? ऐसा भी चल सकता है। और मोटापे को दूर करने के लिए निम्नलिखित आसन हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे आप लोग वज्रासन कर सकते हैं, जिसको भी मोटापे का समस्या है वो वज्रासन कर सकता है, जिसको नहीं है वो उसके जीवन में मोटापा ना आए इसलिए वो वज्रासन कर सकता है। नासन कर सकता है, आपका त्रिकोणासन कर सकता है, अर्ध मतेंद्रासन कर सकता है। ये योगा के कुछ आसन हैं जो वो कर सकता है। इन्हीं के बारे में आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा और पूरे नंबर आपको मिल जाएँगे। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, डिफाइन ओबेसिटी, डिस्क्राइब द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एनी 2 आसनास दैट हेल्प इन रिड्यूसिंग ओबेसिटी। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर योगा के आसन देख सकते हैं, आपका वज्रासन हो गया, हस्तोतासना हो गया, त्रिकोणासन हो गया और अर्ध मतेंद्रासन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आसान भी क्वेश्चन है। ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन को, कि मधुमेह को परिभाषित कीजिए, जिसको इंग्लिश में आप डायबिटीज़ भी बोलते हैं। आजकल तो आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा कि मधुमेह हो गया, इसको तो डायबिटीज़ हो गया। ये होता क्या है, इसको समझिए। मधुमेह आमतौर पर चयापचयी विकार है, मेटाबॉलिक के रूप में जाना जाता है, जिसमें रक्त में लंबे समय तक शर्करा की अधिक मात्रा पाई जाती है। मधुमेह में या तो यहाँ पर पैनक्रियाज अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता, या शरीर की कोशिकाएं बनाए गए इंसुलिन को ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाती। देखिए हमारे शरीर में ना एक जगह पे आपको यहाँ पर पेनक्रियास देखने को मिलेगा, जहाँ से एक पदार्थ निकलता है इंसुलिन। ये एक पदार्थ निकलता है जिससे कि जो भी हम यहाँ पर शुगर वाला खाना, चीनी वाला खाना खाते हैं ना, वो बैलेंस रहता है। ठीक है? तो जिसको भी यहाँ पर डायबिटीज़ होता है, मधुमेह होता है, या तो उसके अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन रिलीज़ ही नहीं हो पाता है। अगर रिलीज़ होता है तो शरीर उसका प्रॉपर्ली उसको प्रोसेस कर ही नहीं पाता है, तब उसको मधुमेह का प्रॉब्लम होता है। इसका लक्षण क्या देखने को मिलता है हमें, कि ज़्यादा थकान होना, प्यास बहुत ज़्यादा लगना, भूख बहुत ज़्यादा लगना, धुंधला दिखाई देना, गुर्दा खराब होना, ठीक है, हृदय वाहिका बीमारी होना, वज़न का घटना, पेशाब का बार-बार आना, तो ये मधुमेह का लक्षण है बच्चों। ठीक है? मधुमेह के क्या कारण हो सकते हैं? गतिहीन जीवन अवस्था, बीमारी, मोटापा, भार का बढ़ना, तनाव का और अधिक चिंता का होना, ये मधुमेह के कारण हैं बच्चों। ठीक है? तो थोड़ा-सा फिज़िकल एक्टिविटी पे ध्यान आप भी दिया कीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। चलिए, सेम यही क्वेश्चन के बारे में कुछ और बातें यहाँ पर बताई गई है। मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए कुछ योगा आसन दिखा रखे हैं, जैसे कि कट्टी चक्रासन हो गया, पवन मुक्तासन हो गया, भुजंगासन हो गया, शलभासन हो गया, धनुषासन हो गया, ठीक है, सुप्त वज्रासन हो गया, पश्चिमोत्तासन हो गया, अर्ध मतेंद्रासन हो गया, मंडूकासन हो गया, गौमुखासन हो गया, योग मुद्रा हो गया, उष्ट्रासन हो गया, कपालभाति हो गया। ये मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए कुछ योगा आसन यहाँ पर बता रखे हैं बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ और, मधुमेह यानी कि जो डायबिटीज़ है, वो एक तरह का ऐसा बीमारी है जो केवल कंट्रोल किया जा सकता है ज़िंदगी भर के लिए। अगर किसी को हो गया तो ज़िंदगी भर के लिए वो केवल कंट्रोल कर सकता है, पूरी तरह से इसको ठीक नहीं किया जा सकता है बच्चों। सेम यही इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा क्वेश्चन की डिफाइन डायबिटीज़, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए, और कुछ योगा दे रखा है जिससे कि हम डायबिटीज़ को यहाँ पर थोड़ा-सा मैनेज कर सकें। अब हम लोग आ गए हैं छठे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, कि अस्थमा की रोकथाम के लिए उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 आसनों की सूची बनाएँ और स्टिक डायग्राम की सहायता से इनमें से किसी एक के प्रशासन की प्रक्रिया समझानी है आप। तो पहले अस्थमा समझिए, अस्थमा होता क्या है? अस्थमा एक गंभीर बीमारी है, ठीक है? देखिए कई तरह की बीमारी ऐसी होती है जिसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, जिसको केवल कंट्रोल किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। उनमें से एक अस्थमा भी आता है। अस्थमा हो गया, बीपी, शुगर, थायराइड, ये ऐसी बीमारियाँ हैं जो एक बार हो गया व्यक्ति को, तो ज़िंदगी भर बस उसको कंट्रोल करते फिरो, पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता है। तो अस्थमा के बारे में बता रखा है कि अस्थमा एक गंभीर बीमारी है जो श्वास नलिकाओं से संबंधित है। यह श्वास नलिकाओं में सूजन कर देती है। जो हमारा श्वास नलिकाएँ होती हैं ना, जहाँ से हम साँस लेते हैं ऐसे, उसमें सूजन पैदा कर देती है अस्थमा, जिससे वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील यानी क्रिटिकल हो जाती हैं, तथा किसी भी प्रभावित करने वाली चीज़ के स्पर्श से यह तीखी प्रतिक्रिया करती है। इस प्रतिक्रिया से नलिकाओं में संकुचन होता है तथा इससे फेफड़े में हवा की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिससे
रोगग्रस्त व्यक्ति को सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब देखिए हम लोग एकदम स्वस्थ व्यक्ति है, आप में से बहुत सारे जो बच्चे होंगे एकदम स्वस्थ होंगे इस चीज़ के मामले में, तो हम लोग सांस लेते हैं तो कैसे ले लेते हैं ऐसे? इस तरह से साँस ले लेते हैं, लेकिन जिसको अस्थमा होता है बच्चों, वो साँस ही नहीं ले पाता है, क्योंकि उसका यहाँ पर फेफड़ा प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, उसकी श्वास नली जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है। तो साँस लेने में अस्थमाग्रस्त व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है बच्चों, ठीक है? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर अस्थमा होने के कारण बता रखा है, क्यों अस्थमा होता है? तो धूल, धुआँ, वायु प्रदूषण, आनुवांशिकता, परागकण, जानवरों की त्वचा के बाल या पंख आदि इसके प्रमुख कारण हैं जिस कारण से अस्थमा होता है। अस्थमा को खत्म नहीं किया जा सकता जैसे कि मैंने बताया, और अस्थमा के लिए कुछ योगासन आप कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर पर्वतासन हो गया, भुजंगासन हो गया, पश्चिमोत्तासन हो गया, यहाँ पर मत्स्येंद्रासन हो गया आपका, सॉरी मत्स्यासन हो गया। ठीक है? ये कुछ योगा के आसन आप कर सकते हैं। एक के बारे में विधि भी पूछ रखा था कि कैसे करते हैं वो बताना है, तो मैं यहाँ पर आपको एक योगा के आसन के बारे में बता देता हूँ। वो है भैया आपका यहाँ पर पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन करते कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक लड़की यहाँ पर करके दिखा रखी है कि पश्चिमोत्तासन बैठकर शुरू किया जाता है। अपने पैरों को सीधा जोड़कर अपने सामने खींचते हुए रखें। दोनों पैरों का रुख छत की तरफ हो। ध्यान दें कि बैठते समय आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। कई लोग को इस बिंदु पर यह फ़ायदा होता है कि नीचे से मांस को ख़त्म कर देता है, ठीक है? जिससे कि आपकी रीढ़ में घुमाव आए। श्वास अंदर लेते समय अपनी बाहों को सिर में ऊपर की ओर खींचे और हाथों की दिशा के अनुरूप ही अपनी पूरी रीढ़ को खींचे। तो इस तरह से यहाँ पर करके भी आपको दिखा रखा है, ठीक है? सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। वीडियो पॉज़ करके पूरा का पूरा रीड आप कर सकते हैं। चलिए, एक और यहाँ पर अर्ध मतेंद्रासन के बारे में बता रखा है, कैसे करते हैं ये देख सकते हैं। ये अर्ध मतेंद्रासन में आपका बता रखा है कि अर्ध मतेंद्रासन, संस्कृत में अर्ध का मतलब होता है आधा, और इस मुद्रा में हम अपनी रीढ़ को आधा मोड़ते हैं, क्योंकि पूरी तरह से मोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस आसन का यह नाम योग के जन्मदाता मत्स्येंद्र गाथ के नाम पर पड़ा है। क्या विधि होती है, यहाँ पर आप वीडियो पॉज़ करके देख सकते हैं। इस विधि के द्वारा जो है हम ये अर्ध मतेंद्रासन करते हैं बच्चों, ठीक है? चलिए, ये अर्धमतेंद्रासन करने के कुछ लाभ बता रखा है, जैसे कि यह मुद्रा पूरी रीढ़ की मालिश कर उसे लचीला बना देती है। रीढ़ की हड्डी की बात कर रहा है। इस मुद्रा में प्रत्येक रीढ़ का जोड़ घूमता है, इससे रीढ़ की हड्डी ज़्यादा लचीली होती है, ठीक है? और मुख्यतः कमर का क्षेत्र की बात कर रहा है, तो जो भी अर्धमतेंद्रासन करता है उसका रीढ़ का हड्डी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है ये। हैमस्ट्रिंग, पिंडली और कूल्हों में ज़रूरी खिंचाव पैदा करता है ये। शरीर में अनावश्यक चर्बी को ये समाप्त करता है और शरीर सुंदर व सुडौल बनाता है। अस्थमा, उच्च रक्तचाप, ऑस्टियोपोरोसिस और साइनसिटिस के लिए ये लाभकारी है। कुछ सावधानी बता रखा है कि आप जब तक आसानी से इस अवस्था में रह सकते हैं तब तक रहें। यदि आप किसी तकलीफ या दर्द का अनुभव कर रहे हैं तो धीरे-धीरे मुद्रा में वापस आ जाएँ। यानी कि जब तक आप इस अवस्था में रह पाते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, इस अवस्था में जब तक आप रह पाते हैं तब तक रहिए। जब आपको थोड़ा दर्द वग़ैरह होता है कि हाँ भैया अब दिक्कत हो रहा है मेरे को, तो वापस नॉर्मल पोज़ीशन में आ जाइए बच्चों, ठीक है? चलिए, सेम यही आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से अर्ध मतेंद्रासन के बारे में बता रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये किया जाता है, सारा का सारा लिख कर के बता रखा है। इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा, पेपर में आने का संभावना है। चलिए, और इसके बेनिफिट्स बता रखे हैं और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बता रखे हैं कि ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ठीक है? प्रेगनेंसी वगैरह के दौरान इस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए। ओ तेरी! रामदेव बाबा जी आ गए हमारे। ये कब आ गए? ख़ैर, ये जो योगा का आसन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको थोड़ा-सा समझिए। मंडूकासन के बारे में बता रखा है। मंडूकासन, मंडूकासन एक संस्कृत शब्द है, जिसमें 2 शब्द, मंडूक का अर्थ है मेंढक और आसन का अर्थ है मुद्रा। मंडूकासन को अंग्रेजी में फ्रॉग पोज़ भी कहा जाता है, ठीक है? तो ये मंडूकासन के बारे में कुछ बेसिक डिटेल बता रखी है। इसकी विधि यहाँ पर बता रखी है, विधि आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज़ करके, और देख भी सकते हैं इस तरह से मंडूकासन किया जाता है। हमारे रामदेव बाबा जी यहाँ पर करके दिखा रखे हैं, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर मंडूकासन के बारे में बता रखा है बच्चों।
अगर बात करें इसके लाभ की, कोई कोई व्यक्ति अगर मंडूकासन करता है तो उसके लाभ क्या होते हैं? तो इस आसन को करने से पेट की मांसपेशियाँ मजबूत होती है और शक्ति भी बेहतर बनती है। मंडूकासन शरीर की जो नसें अपनी जगह से हट गई हैं, उन्हें अपनी जगह वापस लाने में मदद करता है। मंडूकासन डायबिटीज़ को नियंत्रित करने और हृदय के स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा आसन है। मंडूकासन किडनी, लिवर की कार्यक्षमता को बेहतर करता है और यह आसन पेट और नितंबों की चर्बी कम करता है तथा शारीरिक भार भी नियंत्रित करता है। यह आसन कमर, नितंब और घुटनों को मजबूत बनाता है, तनाव व चिंता से राहत दिलाता है। ठीक है? ये मंडूकासन की बात कर रहा है। कुछ सावधानियाँ बता रखी हैं कि पेट में अगर तकलीफ है या ऑपरेशन हुआ हो, तो इस आसन को आपको नहीं करना चाहिए। पीठ में दर्द की स्थिति में यह आसन नहीं करना चाहिए। अगर आपको पीठ में दर्द है, तो ये योगा का आसन आपको नहीं करना चाहिए बच्चों। यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि उच्च रक्तचाप को परिभाषित करें। ठीक है? इंग्लिश मीडियम में इसे ही हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। मैं इंग्लिश मीडियम वाला भी दिखा देता हूँ। इस तरह से रहेगा क्वेश्चन कि डिफाइंड हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है? तो ये तो आपने सुना ही होगा कि किसी को हाई बीपी की या लो बीपी की प्रॉब्लम हो गई है कि नहीं? तो ये उसी से संबंधित आपका क्वेश्चन है बच्चों। अब ध्यान से इसका आंसर समझिए। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है? यह एक ऐसी स्वास्थ्य संबंधित समस्या बन गई है जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। वैसे तो आयु के साथ-साथ रक्तचाप में वृद्धि होती है। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। परंतु अब नवयुवक भी इस समस्या से ग्रस्त हो रहे हैं, यानी कि जो जवान लोग हैं, वो भी इस समस्या को फेस कर रहे हैं। किसी वयस्क का सामान्य रक्त दबाव 120 से 80 mmHg माना जाता है। कोई वयस्क व्यक्ति है, यानी कि 18 प्लस वाला जो बंदा है, उसका जो सामान्य यहाँ पर रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर रहता है, वो 120 से लेकर के 80 mmHg होता है। ठीक है? ये ब्लड प्रेशर को मापने का, मेज़र करने का तरीका है। जैसे हम लोग आलू खरीदने जाते हैं तो कैसे बोलते हैं 1 किलो आलू, 2 किलो आलू दे दो। तो उसी तरह से यहाँ पर आप 1 किलो, 2 किलो तो बोल नहीं सकते। तो ये जो है आपका ब्लड प्रेशर का एक तरह से मेज़रमेंट करने का तरीका है कि किसी का अगर ब्लड प्रेशर जो कि 18 साल से ऊपर है, उसका ब्लड प्रेशर 120 से 80 mmHg है, तो यह सामान्य माना जाएगा, यानी कि नॉर्मल माना जाएगा। जब किसी व्यक्ति का रक्त दबाव 140 से 90 mmHg ऊपर होता है, उसे उच्च रक्तचाप या उच्च रक्त दबाव कहते हैं। यानी कि 140 से लेकर के 90 mmHg अगर किसी का हो गया भैया, तो इसको हाई ब्लड प्रेशर का यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। ठीक है? और जिसको ज़्यादा बीपी का प्रॉब्लम होता है, उसको नमक वगैरह अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए क्या बता रखा है कि रोगों के निवारण में आसनों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है और उसी प्रकार से उच्च रक्तचाप के यहाँ पर कारण बता रखे हैं। किस कारण से आपका यहाँ पर उच्च रक्तचाप होता है? बढ़ती उम्र के साथ होता है और आनुवांशिक रूप से भी हो सकता है। मान लीजिए किसी के पिताजी को है तो बच्चे को भी हो सकता है, ये भी देखने को मिल सकता है। मोटापा अगर है तो भी हो सकता है। शरीर की गतिविधियाँ अगर आप कम करते हैं, शारीरिक गतिविधियाँ, फिजिकल एक्टिविटी अगर आप कम करते हैं, तो भी आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। जो लोग धूम्रपान करते हैं, अल्कोहल वगैरह का सेवन करते हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है। नमक खाने से भी, ज़्यादा नमक खाने से प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे नॉर्मल नमक तो आप खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। ठीक है? और भी बहुत सारे तरीके हैं जिस कारण से ये आपका हो सकता है बच्चों। और इसे केवल कंट्रोल किया जा सकता है, इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। उच्च रक्तचाप को निम्न आसनों के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। वो आपको यहाँ पर बता रखा है। सेकंड, शायद यहाँ पर वो आसन नहीं बता रखा है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, आप लिख सकते हैं जैसे कि बच्चों, तो आप अनुलोम-विलोम कर सकते हैं, ये योगा का एक आसन है जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पर कंट्रोल में रहेगा। कपालभाति कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, यौगिक जॉगिंग कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह से सूर्य नमस्कार कर सकते हैं और भी बहुत तरह के योगा के आसन हैं, जिनको अगर आप करते हैं, तो जो आपका हाई ब्लड प्रेशर है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, डिफाइंड हाई ब्लड प्रेशर, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ठीक है? चलिए, यहाँ पर आपको देखिए बता रखा है कॉजेज़ ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, तो इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में महिलाओं की खेलों में भागीदारी को बढ़ाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। किस प्रकार से भारत के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को खेलों के अंदर यानी स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करवा सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं, महिलाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित
करना या प्रेरणा करना, ठीक है? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए ताकि महिलाएँ ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करें। परिवार तथा समाज का सहयोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कोई भी महिला अगर आगे बढ़ती है, तो फैमिली के सपोर्ट के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकती है। तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ सोसाइटी का यानी समाज का सपोर्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? महिलाओं के लिए शिविर, सेमिनार व कार्यशालाओं का आयोजन करवाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ खेलों में भाग ले सकें, ठीक है? ज्ञान अर्जित करना तथा दूरसंचार की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी तथा प्रशिक्षण करना चाहिए। प्राइमरी लेवल पे सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। छात्रवृत्ति यानी कि एक तरह से स्कॉलरशिप कह लीजिए, पुरस्कार वगैरह हमें ज़्यादा से ज़्यादा देने होंगे ताकि हम भारत में महिलाओं को यहाँ पर खेलों में भागीदारी जो है उसको सुनिश्चित कर सके, उसको बढ़ा सके बच्चों, ठीक है? चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, गिव योर सजेशंस टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा, पेपर में कई बारी आ जाता है। क्वेश्चन क्या है? विशेष ज़रूरत वाले बच्चों अथवा दिव्यांग के लिए शारीरिक क्रियाओं के लाभों का वर्णन कीजिए, ठीक है? तो जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, विकलांग बच्चे जो होते हैं, उनका जो शारीरिक क्रिया करवाया जाता है, तो उसका क्या लाभ हमें देखने को मिलता है? तो शारीरिक सुधार देखने को मिलता है, यानी कि उनका जो एकाग्रता है, फ़ोकस है, वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। लचक में सुधार आएगा, उनके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, शक्ति में सुधार देखने को मिलेगा, सहनशीलता में सुधार देखने को मिलेगा, हृदय संबंधित उनका यानी कि हार्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मोटापे से पीड़ित होने की संभावना कम हो जाती है अगर हम यहाँ पर जो फिजिकली चैलेंज बच्चा है उसको यहाँ पर आपका शारीरिक क्रिया करवाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं तो, ठीक है? और मानसिक सुधार हमें देखने को मिलेगा, आत्मसम्मान देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य उनका यहाँ पर बरकरार रहेगा और सामाजिक लाभ भी हमें देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या है कि संतुलित आहार से क्या अभिप्राय है? ध्यान से समझिएगा। संतुलित आहार ऐसा आहार है जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमें एक दिन में आवश्यकता होती है। संतुलित आहार में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पानी, फाइबर, विटामिन और खनिज शामिल होते हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग संतुलित आहार कहते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय बैलेंस डाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आंसर आपको। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन क्या है कि लंबे समय तक व्यायाम करते रहने से हमारे मांसपेशीय तंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, विस्तार से चर्चा कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा और ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि अगर हम लोग लंबे समय तक व्यायाम करते हैं तो इससे हमारे मांसपेशीय तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या हम लोग अगर लंबे समय तक व्यायाम करेंगे तो हम लोग ऐसा कुंफू कराटे वाला बन जाएंगे, एकदम हम लोग मार्शल आर्ट सीख जाएंगे बिल्कुल, ठीक है? या हमारा जो है बॉडी बिल्कुल लचीला हो जाएगा। ये होगा क्या अगर हम लोग बिल्कुल लंबे समय तक व्यायाम करते हैं? तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए। देखिए, लंबे समय तक व्यायाम करने से मांसपेशीय तंत्र पर प्रभाव जो कि इस प्रकार से रहेगा। पहला हमारा क्या होगा, मांसपेशियों में अति वृद्धि होगी। मांसपेशियों में अति वृद्धि मतलब हमारे जो मसल्स है उसके अंदर हमें वृद्धि देखने को मिलेगा, एक तरह से थोड़ा थोड़ा फैलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि लंबे समय तक व्यायाम करने से, व्यायाम मतलब एक्सरसाइज करने से मांसपेशियों के आकार में वृद्धि होता है, ठीक है? हमारे जो मसल्स है, बॉडी के अलग अलग मसल्स आप देखेंगे, चाहे हाथ का हो गया, पैर में ये जांघों का मसल हो गया, ठीक है? तो इसके अंदर क्या होगा बच्चों, इसके अंदर हमें वृद्धि देखने को मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर वही चीजें बता रखी है। और क्या बता रखा है कि अतिरिक्त वसा पर नियंत्रण करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। अतिरिक्त वसा, वसा मतलब क्या होता है, फैट होता है। जैसे आप लोग मोटे व्यक्तियों को देखते हो ना, जो लोग मोटे होते हैं, तो मोटे व्यक्तियों में क्या होता है, उनका जो शरीर के अंदर फैट होना चाहिए वो 20% यानी 20% फैट या कह लीजिए वसा ज्यादा होता है, जिस कारण से वो मोटे कहलाते हैं, ठीक है? तो जो हमारा मोटापा है उसको भी कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर की ऊर्जा की खपत जो है वो अधिक हो जाती है, जिससे कि वसा का स्तर जो है वह
नियंत्रण में रहता है। यानी कि अगर हम लोग एक्सरसाइज करते रहेंगे कंटिन्यू तो इससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में जो ऊर्जा की खपत है, जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी को चलने के लिए 1000 कैलोरी चाहिए, तो वो कैलोरी बढ़ करके कितना हो जाएगा 1000 आपका मान लीजिए 20 या फिर 2000 कैलोरी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसका खपत बढ़ जाएगा, जिससे कि जो हमारा आइडल वेट होना चाहिए, जो एक व्यक्ति का वजन होना चाहिए, उस वजन को हम लोग कंट्रोल में रख सकते हैं। ना तो हम बहुत ज्यादा मोटे होंगे और ना ही बहुत ज्यादा पतले होंगे बच्चों, ठीक है। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। एवं हमारे शरीर का स्वास्थ्य भार जो बना रहता है वो बना ही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी हाइट 5'4" है, ठीक है, और आपका वजन कितना होना चाहिए, अराउंड 50 से 60 किलो के बीच में मान लीजिए, ठीक है, इतना होना चाहिए। तो इतना आपका वेट जो है वो बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं बच्चों, थकान में देरी। एक जो बंदा रेगुलरली एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है ना, वो और लोगों की तुलना में जल्दी नहीं थकता है, ठीक है। मान लीजिए कि एक नॉर्मल आदमी है, उसको 1 किलोमीटर आप चलवा दीजिए कि हाँ भाई 1 किलोमीटर चल तू, तो वो थक जाएगा। लेकिन एक जो एक्सरसाइज करने वाला बंदा है, उसको 1 किलोमीटर चलवाइए तो वो क्या बोलेगा, अरे इतना तो मेरा वार्म अप है। जैसे वो टाइगर ऑफ श्रॉफ का आपने डायलॉग नहीं सुना कि जितना आप टोटल एक्सरसाइज करते हो वो तो मेरा वार्म अप होता है, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिख रखा है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करते हैं वह अन्य कार्यों करते हुए भी थकान का अनुभव नहीं करते अथवा देर से थकान का अनुभव करते हैं। यानी कि वो लोहे का शरीर तो उनका नहीं हो जाता है, लेकिन वो अन्य व्यक्तियों की तुलना में जल्दी नहीं थकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज भी लिख सकते हैं कि लंबे समय तक व्यायाम करने से हमारे मांसपेशीय तंत्र पर यह प्रभाव पड़ता है। और क्या हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है आसन में सुधार। अब ये क्या होता है भैया जी, इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, प्रतिदिन व्यायाम हमारी आसन संबंधी विकृतियों को दूर करता है और सामान्य मुद्रा बनाए रखने में मदद करता है। अगर आप लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे, योगा वगैरह करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका जो नॉर्मल बॉडी का आकार होता है या जो आपके आसन होते हैं, जैसे आप पलथी मार के बैठ जाइए या और भी किसी आसन में बैठ जाइए, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और ओवरऑल जो आपका बॉडी है वो यहाँ पर फिट ही रहेगा, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है भैया, शक्ति एवं गति में वृद्धि देखने को मिलेगा। प्रतिदिन व्यायाम करने से हमारी कोशिकाओं की शक्ति एवं गति में वृद्धि होती है और भंडारण क्षमता में वृद्धि होता है। भंडारण क्षमता मतलब कि हम लोग ज्यादा देर तक चीजों को याद रख सकते हैं, हमारा ओवरऑल माइंड भी डेवलप होता है, ठीक है। साथ ही साथ हमारी जो कोशिकाएं हैं, जो उनका कह लीजिए बॉडी के सेल्स है, उसकी शक्ति बढ़ती है, उसका गति जो होता है वो बढ़ता है। तो ये सारी चीजें आप इस क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हैं कि लंबे समय तक व्यायाम करते रहने से हमारे मांसपेशीय तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर में आ जाता है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन आवर मस्कुलर सिस्टम बाय एक्सरसाइजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, डिस्कस इन डिटेल, ठीक है। तो आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि कोमल उत्तकों की चोटें क्या है, खेलों में इनसे बचाव कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में रखूंगा। अगर आप पिछले 5 साल का पेपर उठा करके देखेंगे, चाहे सैंपल पेपर उठा लीजिए सीबीएसई का या फिर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए बोर्ड का, तो कई बार ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ध्यान से समझिए। देखिए, कोमल उत्तक की चोटें क्या होती है, इंग्लिश में इसको सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी भी बोलते हैं। ये क्या होता है, खेलों में कोमल उत्तक, मांसपेशीय तंतु, त्वचा, रक्त वाहिनी आदि पर लगने वाली चोटों को कोमल उत्तक की चोटें कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग गेम खेलते हैं, जो हम लोग खेल खेलते हैं, उसके अंदर जो हमारी मांसपेशियां होती है, यानी मसल्स वगैरह होती है, तंतु होती है, जो हमारी त्वचा होती है, रक्त वाहिनी होती है, इन पर जो चोटें लगती है उसको हम लोग बोलते हैं कोमल उत्तक की चोटें, इंग्लिश में बोलेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी, ठीक है। अब इससे हम लोग बचाव कैसे कर सकते हैं, रेस्क्यू कैसे कर सकते हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं इनसे बचने के लिए कि शरीर को खेल गतिविधियों में भाग लेने से पहले क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से गरमाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप कोई खेल खेलने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए आप फुटबॉल खेलने वाले हैं या फिर बैडमिंटन खेलने वाले हैं या फिर दौड़ने वाले हैं, रनिंग करने वाले हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने बॉडी को एक वार्म अप देना चाहिए। जैसे कि आप देखते होंगे ना, विराट कोहली हो गए, रोनाल्डो जी हो गए, जो फुटबॉल के जो है कि भगवान माने जाते हैं एक तरह से पूरी दुनिया में, या मैसी हो गए, तो ये सब गेम खेलने से पहले क्या करते हैं, अपने बॉडी को एक प्री एक्सरसाइज देते हैं, एक वार्म अप करते हैं, जिसमें ये
थोड़ा सा उछलते कूदते हैं यहाँ पर, है ना, इस तरह से डिप्स उप्स मारते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप लोग ना सॉफ्ट टिश्यू इंजरी यानी कि जो आपका कोमल ऊतक की चोटें हैं उससे बच सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, कोमल ऊतक की चोटों से बचने के लिए खेलों में आप ये कर सकते हैं कि अच्छी गुणवत्ता वाले उपकरण व सुविधाएं का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग कोई खेल खेलने जा रहे हैं तो वहां पर अच्छा गुणवत्ता वाला आपको चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। मान लीजिए आप फुटबॉल खेलने जा रहे हैं तो फुटबॉल ऐसा थोड़ी ईंट से थोड़ी ना खेलेंगे आप, चोट लग सकता है आपको वहां पर। ठीक है, तो वहां पर एक ऐसा फुटबॉल होना चाहिए जो लगे भाई जेन्युइनली एक फुटबॉल है। ठीक है, अब मान लीजिए आप बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं तो एक अच्छा रैकेट होना चाहिए आपके पास, एक चिड़ी छक्का जैसा होता है ना उस टाइप का, ये सारी चीजें होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी आप गेम खेलने जा रहे हैं उसमें अच्छी गुणवत्ता वाले उपकरण यानी कि मशीनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आप लोग खेलों में कोमल ऊतक की चोटों से बच सके। और क्या कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर खेल मैदानों या कोर्ट से साफ व समतल होने चाहिए। जो भी आप लोग जहां पर भी खेल रहे हैं जिस भी ग्राउंड में, तो वो बिल्कुल आपका समतल होना चाहिए, ये नहीं कि एकदम उबड़ खाबड़ हो, तो इससे क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, चोट लगने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और क्या कर सकते हैं इनसे बचाव के लिए, खिलाड़ियों को खेलों के नियमों की जानकारी होनी चाहिए। कोई भी खिलाड़ी जो भी गेम खेलने जा रहा है तो उसको नियम पता होना चाहिए। पता चले कि कोई भी गेम खेलने जा रहा है उसको नियम ही नहीं पता है, उसको बोल रहे हैं कि यहाँ पर बैट बॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, और वो उस बॉल को लेकर के मारम पिट्टी खेलने लग जाएगा। जैसे स्कूल में खेलते हैं ना बच्चे लोग, बॉल को लेकर मारम पिट्टी खेलते हैं, तो वैसा खेलने लग जाए तो इससे चोट लगने का खतरा ज्यादा रहता है। मतलब कहने का ये है, एग्जाम्पल के लिए बोला हूँ बस, कि जो भी गेम खेलने जा रहा है बंदा उसको ना नॉलेज होना चाहिए उस गेम का, तब वो कोमल ऊतक की चोटों से बच सकता है। और क्या कर सकता है यहाँ पर व्यक्ति कोमल ऊतक की चोटों से बचने के लिए, तो प्रतियोगिता और प्रशिक्षण के समय खिलाड़ी सतर्क रहने चाहिए और साथ ही साथ थकान, बीमारी व रोगों की दशा में खेलों में भाग नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए कि आपको गेम खेलना है कोई सा भी, जैसे फुटबॉल खेलना है, ठीक है, या फिर रनिंग करना है, तो आपको लग रहा है कि यार मैं थका हुआ हूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पर गेम नहीं खेलना चाहिए। जैसे ये भैया जी देख रहे हैं, इस तरह से इनका मुंह जैसे उतरा हुआ है, लग रहा है इनको बुखार है, ठीक है, अगर इनको बुखार है तो इनको फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए, इनसे कोमल ऊतक की चोटें लगने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर आप थके हुए हैं या फिर आपकी तबीयत खराब है या कोई बीमारी हो रखा है आपको, तो आपको गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा बचाव के यहाँ पर आप चीजें लिख सकते हैं। इन तरीकों से हम लोग गेम्स के अंदर यानी खेलों के अंदर कोमल ऊतक की चोटों से बच सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट आर सॉफ्ट टिश्यू इंजुरीज, हाउ कैन वी अवॉइड देम इन स्पोर्ट्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी क्या होता है, ये एक जो है सो कि होता है मस्कुलर फाइबर, स्किन, ब्लड जो है सो इन सब से रिलेटेड होता है। इसके अंदर जब आपका इंजुरी आ जाता है तो इसको सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी कहते हैं। कैसे बच सकते हैं इससे, तो इससे बचना बहुत आसान है भैया, बस थोड़े से चीजों का पालन करना है। रेस्क्यू के लिए आपको आपका बॉडी का एक एक्सरसाइज करना चाहिए, वार्म अप जिसको आप कह सकते हैं। जो भी गेम आप खेल रहे हैं उसमें गुड क्वालिटी का इक्विपमेंट्स होना चाहिए, फैसिलिटी अच्छी से अच्छी इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, और भी कई सारी चीजें जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया और यही चीजें आपकी इंग्लिश में आ जाती है, बस लैंग्वेज चेंज हो जाता है, आपका आंसर वही रहता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं बच्चों। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए। देखिए आपके डिमांड पर वीडियो बनाया गया है, तो जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन बढ़ता है, और भी हम वीडियोस आपकी डिमांड पर लाते रहेंगे। ठीक है, बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर 13वां क्वेश्चन क्या है कि संतुलित आहार के घटकों को सूचीबद्ध करें और इसके कार्यों को परिभाषित करें। जो संतुलित आहार होता है, मैंने आपको बता रखा है इंग्लिश में जिसको आप बैलेंस डाइट भी बोलते हैं, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है जिसको आप घटक बोल सकते हैं, संतुलित आहार के घटक। तो वो क्या क्या चीजें मिल करके संतुलित आहार बनाता है। तो देखिए संतुलित आहार के घटकों की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है, वसा आ जाता है, विटामिन आ जाता है, खनिज और पानी आ जाता है। ये सारी चीजों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पर संतुलित आहार बन जाएगा। जैसे कि एक फोन को बनाने के लिए, अगर आपको एक फोन बनाना है तो क्या चाहिए भैया, एक कैमरा चाहिए आपको, ठीक है, एक स्पीकर चाहिए आपको, एक बैटरी चाहिए आपको, एक डिस्प्ले चाहिए। ठीक है, इन सब चीजों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक फोन बन जाएगा। ठीक है, जिस फोन का आप इस्तेमाल करके ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसी प्रकार से अगर आपको संतुलित आहार बनाना है, ठीक है, या लेना है, तो उसके घटक क्या क्या होंगे हमारे, यानी उसके अलग अलग पार्ट पुर्जे क्या क्या होंगे। कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, वसा होगा, विटामिन होगा, खनिज होगा और पानी होगा। ठीक है, ये सारी चीजों को अगर मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा संतुलित आहार, इंग्लिश में बोले तो बैलेंस डाइट। ठीक है, अब संतुलित आहार जो होता है इसके कार्य क्या होता है,
यानी संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट अगर कोई बंदा लेता है तो उससे क्या फायदा होता है, उसका काम क्या देखने को मिलता है हमें। तो यहाँ पर संतुलित आहार द्वारा पर्याप्त ऊर्जा दी जाती है, ठीक है। आप देखते होंगे जिम वाले जो बंदे होते हैं वो बिल्कुल एकदम बैलेंस डाइट लेते हैं, वो इधर चाउमीन मोमोज बर्गर नहीं खाते, वो जाएंगे है ना, सुबह जिम जाएंगे, अपना जो डेली का मील होगा सुबह वाला वो ले लेंगे, नाश्ता कर लेंगे, 5-6 अंडे खा लेंगे अगर वो वेजिटेरियन नहीं है तो। उसके बाद दोपहर में एक अच्छा खाना खा लेंगे, फिर शाम को एक अच्छा खाना खा लेंगे, जिससे कि उनकी बॉडी में जो ऊर्जा चाहिए यानी पर्याप्त जो एनर्जी चाहिए वो मिलता रहता है। और हम लोगों का क्या है, हम लोग क्या है, सुबह नाश्ता वास्ता कर लिया, चाय पानी पी लिया और दोपहर में थोड़ा खाना खा लिया, शाम होते होते अपने दोस्तों को कॉल करेंगे, अरे भाई कहाँ है यार, तू चल ना यार चाउमीन खा के आते हैं, अरे यार आज फिंगर बहुत अच्छा बना है, अरे मैंने मोमोज देखा था यार बहुत अच्छा मोमोज बना रखा भाई, क्या खुशबू आ रही थी उस मोमोज की, चल ना यार खा के आते हैं, ठीक है, अरे 10 के 5 मोमोज दे रहा है भाई, चल खा के आते हैं। तो हमारा डाइट ये होता है, ठीक है। बल्कि हमें ये डाइट लेना चाहिए संतुलित आहार बैलेंस डाइट, जिससे कि हमारा बॉडी को जितना न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो मिलती रहे, ठीक है। तो संतुलित आहार का काम क्या होता है, इसके द्वारा पर्याप्त ऊर्जा दी जाती है, साथ ही साथ यह व्यक्ति को अधिकतम स्तर तक बढ़ने और विकसित करने में मदद करता है। आप देखते होंगे एक जो व्यक्ति है वो मान लीजिए उसकी लंबाई आप देखते होंगे वो इतनी रहेगी, ठीक है। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है भाई, जज मत करना, ठीक है। एक व्यक्ति की लंबाई इतनी रह गई और साथ ही साथ उसका एक दोस्त है जो उसी के साथ पैदा हुआ था, उसी के एज ग्रुप का है, ठीक है, उसकी हाइट आप देखेंगे तो इतनी ज्यादा हो गई, ठीक है। तो आप बोलेंगे अरे यार ये हाइट इतनी ज्यादा इसकी क्यों बढ़ गई, दोनों तो साथ में पैदा हुए थे। तो भाई देखो, एक तो ये जेनेटिकली भी हो सकता है, यानी कि अगर उसके माता पिता की लंबाई इतनी है तो उतनी रहती है। दूसरा होता है आहार की कमी की वजह से, एक बंदा जिसकी हाइट बढ़ गई है वो संतुलित आहार ले रहा होगा, जिससे कि क्या होगा, उसकी हाइट बढ़ गई, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ। और एक बंदा संतुलित आहार नहीं ले रहा है, चाउमीन मोमोज बर्गर खा रहा है, जिसकी वजह से उसकी हाइट भी कम रह गई, पतला दुबला भी रह गया, ठीक है। तो वह व्यक्ति या कह लीजिए यह व्यक्ति को क्या करता है, अधिकतम स्तर तक बढ़ने और विकसित करने में मदद करता है, ज्यादा से ज्यादा उसकी बॉडी को इनहेंस करता है, ठीक है, पर्सनैलिटी को निखारता है अगर आप संतुलित आहार लेते हैं तो। साथ ही साथ संतुलित आहार द्वारा अंगों का समुचित कार्य किया जाता है, और कुछ बता रखा है कि यह खराब हो चुके ऊतक यानी जो टिश्यूज होते हैं ना उनको ठीक करने में मदद करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनको कह लीजिए रिपेयर करने का काम करता है। संतुलित आहार शरीर की रक्षा में सुधार वाला कार्य करता है एक तरह से, ठीक है। एक तरह से ओवरऑल हम लोग बात करें ना तो संतुलित आहार लेने से व्यक्ति का जो शरीर होता है ना उसका समग्र विकास यानी सभी तरह से हमें विकास देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ अ बैलेंस डाइट एंड डिफाइन इट्स फंक्शंस, ठीक है। तो बैलेंस डाइट क्या होता है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं और वाटर होते हैं। ये सारी चीजें मिलकर के हमारा क्या बनाता है, बैलेंस डाइट बनाते हैं, ठीक है। अब बैलेंस डाइट का फंक्शन क्या होता है, ये हमारे बॉडी का ओवरऑल सारी चीजों का विकास देखने में काम करता है, कौन, बैलेंस डाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन। ये क्या है भैया, इन दो चित्रों को ध्यान पूर्वक देखें और इनके बारे में वर्णन आपको करना है, ठीक है। दो आपको इमेज दे दिया है, दोनों को बिल्कुल ध्यान से देखना है और उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो इमेज नंबर 1 यानी इमेज ए आपका दे रखा है, ये इमेज आपको दिख रहा है। इसमें क्या है कि दो जो महिलाएं हैं या दो लड़कियां हैं वो दौड़ रही हैं। एक जो यहाँ पर इनकी कोच या रेफरी जो भी है वो इनको इशारा कर रही है कि आगे की ओर दौड़िए, और एक यहाँ पर एंडिंग पॉइंट पर खड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज तो पता चल गया कि हाँ दौड़ वाला कुछ इमेज है ये, ठीक है। तो ये क्या है भैया, ये आपका कुछ भी नहीं है, ये आपका है 500 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट व 600 मीटर जो सो कि दौड़ पैदल चाल परीक्षण की प्रक्रिया बता रहा है इसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, 1.50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट तीव्र गति दौड़ परीक्षार्थी आरंभ रेखा के पीछे दौड़ने की स्थिति में होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ये जो आपका स्टार्टिंग का लाइन है इससे पहले दौड़ने की पूरी स्थिति में रहता है कि जैसे ही रेडी गो बोलेंगे वैसे ही दौड़ जाना है। जैसे आप लोग रेस देखते होंगे ना, जैसे उसमें बोला जाता है रेडी एंड गो, तो वैसे क्या होता है, दौड़ने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार का ये यहाँ पर ये दिखा रखा है और उसके बारे में ही लिख करके यहाँ पर बता रखा है कि स्टार्टर आदेश देता है, यानी स्टार्ट करने वाला जो व्यक्ति होता है, कोच या जो भी हो सकता है, वो आदेश देता है रेडी गो शब्द कहने के साथ ही टाइम जो कीपर होता है वो टाइम लेना शुरू कर देता है। यदि दो स्टॉप वॉच हो तो एक ही समय पर दो परीक्षार्थियों को भी साथ साथ लिया जा सकता है, यानी कि एक साथ अगर दो परीक्षार्थियों को भगाना है तो उसके लिए दो स्टॉप वॉच को आप प्रयोग कर सकते हैं। समय सेकंड में और जैसे कि सेकंड के 10वें भाग तक नोट किया जाता है। जो हमारा समय होता है उसको नोट करने का तरीका होता है, मिनट तो होता ही है,
ठीक है। मिनट के साथ साथ आपका सेकंड भी होता है और सेकंड का जो 10वां भाग होता है वहां तक जो टाइम है वो नोट किया जाता है। वही परीक्षार्थी का लास्ट में फाइनल स्कोर होता है, रिजल्ट निकल करके आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना था। इसके आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक्सप्लेन द जैसे कि प्रोसीजर फॉर 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट एंड 600 मीटर रनिंग वॉक टेस्ट। ठीक है, तो वॉकिंग टेस्ट तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी 600 मीटर वाला हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेज नंबर बी है या दूसरा इमेज आप कह सकते हैं। इसके अंदर 600 कह लीजिए या 600 गज दौड़ पैदल चाल का यहाँ पर आपको ये पिच दिखा रखा है। ये जो है टोटल 600 मीटर है। कितना है? 600 मीटर। यहाँ से अगर दौड़ना शुरू करेगा, यहाँ से एक बार मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ। ओके, हाँ ये दिख रहा है। हाँ, यहाँ से अगर दौड़ना शुरू करेगा तो यहाँ से दौड़ते 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 ये यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना रहेगा? 600 मीटर पैदल दौड़ 40 टाइप का रहेगा बच्चों आपका। चलिए इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बारे में लिखा गया है कि 600 मीटर दौड़ पैदल चाल या 600 मीटर रन वॉक कह लीजिए, परीक्षार्थी आरंभ रेखा के ठीक पीछे दौड़ शुरू करने की जो स्थिति होती है उसमें खड़ी हुई रहता है। यानी मान लीजिए ये स्टार्टिंग लाइन है, यहाँ से रेस शुरू करना है और यहाँ पर एंड करना है। ठीक है, तो यहाँ इस स्टार्टिंग लाइन से पीछे खड़ा रहता है और जैसे ही यहाँ पर रेडी गो बोला जाता है, ये सिग्नल मिलता है, वैसे ही एक जो बंदा होता है वो क्या करता है, यहाँ पर दौड़ना बिल्कुल शुरू कर देता है। ये क्या बना दिया मैंने? ठीक है, तो समझ जाइए बस ये बंदा यहाँ से दौड़ना शुरू कर देता है। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है भाई, जज मत करना। ठीक है, और दूरी दौड़कर प्रारंभ कर देता है। दौड़ने के दौरान थकने पर पैदल भी चल सकता है। अगर मान लीजिए बंदा दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते थक गया तो वो यहाँ पर क्या कर सकता है? पैदल भी चल सकता है। और साथ ही साथ बताया गया है कि इस परीक्षण में एक ही समय पर अनेक विद्यार्थी दौड़ सकते हैं। समय मिनट तथा सेकेंडों में नोट कर लिया जाता है, वही सभी विद्यार्थियों का स्कोर होता है। यहाँ पर एक चीज मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पर जो टाइम नोट किया जा रहा है वो किया जा रहा है सेकंड, और सेकंड के 10वें भाग के अंदर टाइम नोट किया जा रहा है। ये चीज थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर। और ये जो होता है आपका 600 मीटर वाला जो रहता है, यहाँ पर आपका जो टाइम नोट किया जा रहा है वो यहाँ पर मिनट के अंदर भी नोट किया जाता है और सेकंड में भी नोट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि लंबा है और वो आपका 50 मीटर का है, इसलिए वहां पर सिर्फ सेकंड में ज्यादातर नोट यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा करेक्ट आप कर लीजिएगा। चलिए, तो ये होता है आपका, और वही सभी परीक्षार्थियों का स्कोर होता है। जो यहाँ पर टाइम नोट किया जाएगा वही लास्ट में एंड में रिजल्ट हमारा निकल करके आता है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। सेम यही चीज इंग्लिश मीडियम में इसी तरह से आएगा आपका। ये देख सकते हैं, पूरा का पूरा वीडियो को पॉज करके इसको रीड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको वैसे हिंदी में समझा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बच्चों, 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान समय में लोगों को दैनिक जीवन में योग करने के लिए कैसे जागरूक किया जा सकता है। यानी आज का जो टाइम है, आज के टाइम पर अगर बंदों को जागरूक करना है, अवेयर करना है कि भाई योग करो यार, तुम लोग खाली क्यों बैठे हुए हो, अपने शरीर को यहाँ पर थोड़ा काम करवाओ, अपने शरीर का एक तरह से एक्सरसाइज करो योगा के थ्रू। ठीक है, तो लोगों को आज के दैनिक जीवन में कैसे जागरूक कर सकते हैं योग करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जागरूक कर सकते हैं जागरूक अभियान चलाकर कि यहाँ पर योग करना चाहिए, लोगों को योगा करना चाहिए। जैसे आंदोलन होता है ना कि बंद करो, आपकी दादागिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तो वैसे ही यहाँ पर हाथ में क्या करना चाहिए, एक इस टाइप का बोर्ड लेना चाहिए। ठीक है, और उस पर लिखना चाहिए योग करो, इस तरह से, है ना, योगा करो, जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए, योगा करो। ठीक है, तो इस तरह से करके जागरूक अभियान चलाना चाहिए। और क्या कर सकते हैं, योग के फायदे बता सकते हैं कि योगा के ये फायदे हैं। हर एक टीवी चैनल पे आने लग जाए कि योगा करिए। जैसे मोदी जी आते हैं ना, मोदी जी बोलते हैं 21 जून को कि योगा करो। ठीक है, तो उसी तरह से हर रोज एक ऐड चलाना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि योगा करो, आपके जीवन में बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्तमान समय में लोगों को दैनिक जीवन में योग को हम लोग यहाँ पर जागरूक कर सकते हैं। योग के प्रति के लोग जो है योगा करने लग जाए डेली बेसिस पे। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन प्रेजेंट टाइम हाउ पीपल कैन मेड अवेयर टू डू योगा इन डेली लाइफ। ठीक है, बाय रनिंग अवेयरनेस कैंपेन्स एंड बाय टेलिंग द बेनिफिट ऑफ योगा बाय टीवी। यानी अब टीवी के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू एडवर्टीजमेंट करके भी, बाय गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट करेगी तो इससे ज्यादा लोग योग करने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 16वां क्वेश्चन क्या है कि सहनशीलता क्या है, इसके प्रकार आपको बताने हैं। ठीक है, सहनशीलता जिसको इंग्लिश में आप यहाँ पर टॉलरेंस भी बोलेंगे। यहाँ पर इंग्लिश में भी आपको मैं दिखा देता हूँ
कि व्हाट इज टॉलरेंस, स्टेट इट्स टाइप। ठीक है, तो टॉलरेंस क्या होता है भैया, इसको थोड़ा सा समझिए। यह वह योग्यता होती है जो किसी भी कार्य को लंबे समय तक एवं निरंतर करने में व थकान की स्थिति में भी करने में मदद करता है। खेलों में सहनशीलता विभिन्न प्रकार के होते हैं, ये इस प्रकार के हैं। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा पावर होता है ना, जो अगर आप थक भी जाते हैं ना तो भी आप काम कर सकते हैं, ऐसा पावर आपको प्रोवाइड करवाता है सहनशीलता। ठीक है, और खेलों में जो सहनशीलता होता है वो विभिन्न प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला होता है मूल सहनशीलता। ये क्या होता है, एक व्यक्ति के मूवमेंट को करने की क्षमता है जिसमें बड़ी संख्या में नहीं, शरीर और मांसपेशियों की गति धीमी गति से होती है, जैसे कि चलना, टहलना और आपका मध्यम गति से तैरना। ये क्या होता है भैया, मूल सहनशीलता। इसके अंदर बताया गया है कि एक व्यक्ति के मूवमेंट को करने की क्षमता होती है। एक व्यक्ति जो मूवमेंट करता है, जैसे वो चल सकता है, यहाँ पर टहल सकता है, तैर सकता है। ठीक है, तो यही चीज बता रखा है कि शरीर और मांसपेशियों की गति धीमी गति से होती है, ये होता है हमारा मूल सहनशीलता। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है भैया, हमारा सामान्य सहनशीलता। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के कारण संतोषजनक रूप से थकान का विरोध करने की क्षमता होती है, ये होता है सामान्य सहनशीलता। और तीसरा होता है विशिष्ट सहनशीलता। इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को बिना किसी थकान के कार्य को पूरा करने की क्षमता जो होती है, यह गतिविधि के कह लीजिए प्रकृति पर निर्भर करता है, ये होता है हमारा विशिष्ट सहनशीलता। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं बच्चों। यही सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा कि व्हाट इज टॉलरेंस, स्टेट इट्स टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरा का पूरा रीड आउट कर सकते हैं। पहला होता है बेसिक टॉलरेंस, ठीक है, दूसरा होता है आपका जनरल टॉलरेंस, तीसरा होता है आपका स्पेसिफिक टॉलरेंस। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन। क्या है भैया, कि वज्रासन की प्रक्रिया लिखिए। अब वज्रासन का प्रक्रिया क्या होता है, यहाँ पर एक बच्चा मेरे बगल में ही रहता है, ठीक है, अभिषेक नाम का, वो मेरे को कह रहा था कि भैया यहाँ पर ना फिजिकल का पेपर है 13 तारीख को, और 13 तारीख में ना ये एक आएगा कि ये आसन बताओ, वो आसन बताओ। ये सब मेरे को पता नहीं चलता भैया, कैसे करूँ, कुछ बता दो। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहेगा कि सर इतने सारे आसन है, कौन सा आसन करे, कौन सा आसन नहीं करे। ठीक है, कौन सा आसन जो है पेपर में आ सकता है। तो देखो भाई, यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, जितने भी आसन जो है वो मैं आपको वीडियोस में करवा रहा हूँ, उन सबको ध्यान से देख लो। ठीक है, ध्यान से देख लिया आपने, समझ लिया उसको। उसके बाद आपका सपोर्ट मटेरियल दिया गया है, उस सपोर्ट मटेरियल के अंदर बहुत सारे योगा के आसन आपको देखने को मिलेंगे। तो उन सबको एक बारी नजर जरूर मार लेना। एक बारी नजर मार लेंगे ना तो मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाएगा कि ये आसन को करते कैसे हैं, ये आसन होता कैसे है। ठीक है, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट आपके योगा के आसन होंगे, वो सारे आसनों के बारे में मैं वीडियोस में जरूर चर्चा करता हूँ। चाहे आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर वाला वीडियो हो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो जो बना रहे हैं हम लोग आपके लिए, साथ ही साथ आपका जो मैंने एमसीक्यू वाला जो क्वेश्चन बनाया है, मतलब एक वीडियो बनाया है बेसिकली, उसके अंदर भी मैंने चर्चा कर रखा है। तो इन तीनों प्रकार की वीडियोस को जरूर देखा कीजिए और अपनी सपोर्ट मटेरियल को पढ़िए, आपका काम चंगी तरीके से हो जाएगा। जो भी आपका पेपर बनेगा ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपका सपोर्ट मटेरियल से ही बनेगा, ज्यादातर क्वेश्चन आपके सपोर्ट से ही आएंगे और वहीं से मेन क्वेश्चन निकाल करके हम लोग आपको वीडियोस के थ्रू देते हैं। तो आप ये वीडियोस देख करके जाइए, आपका काम चंगी तरीके से हो जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ, जो मेरा फिजिकल एजुकेशन पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे। ठीक है, चलिए यहाँ पर बता रखा है, बता क्या रखा है, बेसिकली पूछ रखा है कि वज्रासन की प्रक्रिया लिखिए। ठीक है, वज्रासन करते कैसे, तो आप यहाँ पर देखेंगे एक दीदी जी इस तरह से वज्रासन कर रही हैं हमारी। तो यहाँ पर ये वज्रासन करने के लिए जो चाइनीज लोग नहीं बैठ जाते हैं इस टाइप से, आपने देखा होगा, वो कौन सा कार्टून आता था, डोरेमोन आता था। डोरेमोन में आपने देखा होगा कि इसी तरह से बोलते नहीं, नोबिता बैठ जाओ, तो नोबिता इसी तरह से बैठ जाता है। ठीक है, इस तरह से पैर इस तरह से घुटने मोड़ के और क्या होता है, बैठ जाता है। तो ये हमारा वज्रासन होता है भैया, ये नहीं हमने वहां से कॉपी किया यार, अरे हमारा बहुत पुराना इतिहास रहा है योगा का। चलिए, ये वज्रासन है, इसको करते कैसे। पहला चरण आता है जिसके अंदर योग की चटाई पर घुटने मोड़कर बैठना होता है। योग की एक चटाई ले लीजिए, ठीक है, उस पर घुटने को मोड़ करके बैठ जाइए। दूसरा चरण क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, घुटनों और टखनों को एक साथ रखें और पैरों के नीचे की तली ऊपर की ओर होना चाहिए। जो पैरों की नीचे की तली है ना, ये वाली, ये ऊपर की ओर होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर और क्या चीजें आप कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। एक सेकेंड, अब ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला चरण बता दिया, दूसरा चरण बता दिया, तीसरा चरण क्या होगा, इसमें पैरों पर बैठे और हाथों को जांघों पर रखें।
ठीक है, ये तीसरा चरण हो गया। चौथा चरण यानी चौथा स्टेप क्या होगा, सिर, गर्दन और पीठ सीधी होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, सिर, गर्दन और पीठ जो है बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और लास्ट स्टेज क्या होगा, या लास्ट आप कह लीजिए, यहाँ पर हमारा क्या चीज होगा, धीरे धीरे सांस ले। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, वज्रासन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, सीधा सीधा पूछ लेगा क्वेश्चन कि वज्रासन की प्रक्रिया, ताड़ासन की प्रक्रिया, अर्ध मतेंद्रासन की प्रक्रिया, ठीक है, इनकी प्रक्रिया बताइए। तो आपको इसी प्रकार से लिखना होगा। अगर आपने वो आसन का चित्र देख रखा होगा तो मोटा मोटा बना करके भी आप लिख देंगे। जैसे वज्रासन आपने देख लिया, तो वज्रासन में ये इस तरह से बैठी हुई है। ठीक है, यहाँ पर पीठ सीधा है, गर्दन सीधा है, बिल्कुल, तो ऐसे आप लिखते हुए चलेंगे। आपको देख करके जाना है, ध्यान रखिएगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राइट द प्रोसेस ऑफ वज्रासन। तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा कि वज्रासन करते कैसे हैं भैया, मैंने आपको बता भी दिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, चित्र भी यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा 18वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डाइटिंग के नुकसान बताएं। ठीक है, डाइटिंग यानी कि जो आप देखते होंगे ना, लोग यहाँ पर स्लिम ट्रिम होने के लिए जो डाइटिंग करते हैं कि ये मैं भी हीरो हीरोइन की तरह दिखूंगी, तो लोग क्या करते हैं, डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके बहुत नुकसान होते हैं भाई, ध्यान से समझिए। देखिए, सीमित पोषक तत्वों का सेवन, सीमित और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और वसा के अपर्याप्त सेवन से कई स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं पैदा होती है। बंदा क्या करता है, डाइटिंग करने पे नाम पे क्या करता है ना, खाना पीना क्या कर देता है भैया, वो कम कर देता है। जैसे ही वो खाना पीना कम करता है, उसके बॉडी के अंदर जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो भी कम हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, बंदे को बहुत तरह का परेशानी आने लग जाता है। ठीक है, वजन कम होने लग जाता है, उसके रवैया एकदम, मतलब बहुत सारा गंभीर बीमारी आने लग जाता है बंदे को। अगर आपको डॉक्टर ने सलाह दी है कि आपको डाइटिंग करना चाहिए, तभी व्यक्ति को डाइटिंग करना चाहिए। अगर व्यक्ति को सलाह डॉक्टर ने नहीं दी है कि आपको डाइटिंग नहीं करना चाहिए, तो भैया उसको डाइटिंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्लिम ट्रिम दिखने के लिए कि हाँ भैया मेरा जो बॉडी है बिल्कुल स्लिम ट्रिम है, उसको दिखने की चाह में बंदे क्या करते हैं, खाना पीना कम कर देंगे, अरे मैं तो डाइटिंग कर रहा हूँ, और आगे चल के बहुत गंभीर समस्या हो जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन जी एक एडवर्टीजमेंट नहीं करते कि देखा लापरवाही का नतीजा, 2 बूंद पोलियो की ना लेने का कारण क्या हो जाए, बच्चे पोलियो का शिकार हो रहे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ लापरवाही का नतीजा क्या है कि बंदे क्या होते हैं ना, बिल्कुल, या खासकर लड़कियों को देखता हूँ कि वो स्लिम ट्रिम होने की चाह में डाइटिंग करने लग जाती है और गंभीर से गंभीर बीमारियों का वो शिकार हो जाती है। ठीक है, गंभीर स्वास्थ्य संबंध, जो समाज संबंधित समस्याएं होती है ना, उनको यहाँ पर जन्म दे देती है। साथ ही साथ यहाँ पर भूखमरी, यह गलत धारणा है कि किसी भी भोजन को छोड़कर वजन कम हो सकता है, लेकिन यह किसी भी स्वास्थ्य समस्या को पैदा कर सकता है। एक गलत धारणा बैठ गई है कि हाँ ये खाना छोड़ देंगे ना तो हमारा क्या होगा, वजन कम हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपको प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि अगर मेरे को अपना वजन कम करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, ये गलत धारणा है कि इस खाने को छोड़ देंगे तो हमारा वजन कम हो जाएगा। बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वजन कम करने की तनावग्रस्तता चेतना, चिंता और तनाव पैदा करती है। अगर मान लीजिए बंदा डाइटिंग करता है ना, डाइटिंग में क्या होता है, बेसिकली डाइटिंग में होता क्या है, बंदा खाना पीना छोड़ देता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि डाइटिंग कर रहा है और वो सोच रहा है मेरा वजन कम हो जाएगा। जनरली बंदे डाइटिंग करते हैं वजन कम करने के लिए, उससे क्या होता है, वो तनाव का शिकार हो जाते हैं, टेंशन उनसन भर जाता है दिमाग में, चिंता उनता होने लग जाता है, जिससे कि उनका ओवरऑल जो शरीर होता है ना, वो और खराब होता चला जाता है। तो डाइटिंग के बहुत सारे नुकसान है भैया। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेंशन द डिसएडवांटेजेस ऑफ डाइटिंग। तो आपको आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 19वां क्वेश्चन क्या है हमारा कि किन्हीं 5 योग के आसनों के बारे में विस्तार से वर्णन करें। ठीक है, 5 योगा के आसनों के बारे में बात करना है। पहला आप लिख सकते हैं पवन मुक्तासन, दूसरा अर्ध मतेंद्रासन, तीसरा है पश्चिमोत्तासन, चौथा है अर्ध चंद्रासन, और यहाँ पर आपका 5वां है नटराज आसन। ठीक है, इन पांचों के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखता हूं कि कौन सा बच्चा है जो सबसे सही कमेंट करता है और सबसे पहले कमेंट करता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा और सही कमेंट होगा, उसके कमेंट को मैं हार्ट का सिंबल दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके कि बच्चे ने बिल्कुल सही कमेंट यहाँ पर किया है। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में, बेशक से गूगल से निकाल करके आप बताइए इन 5 आसनों के बारे में कमेंट में, लेकिन बताइए जरूर। ठीक है, जो बच्चा सबसे पहले और सबसे सही कमेंट करेगा उसको हार्ट का सिंबल यहाँ पर मैं दे दूंगा। ठीक है, चलिए यही आपका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट एनी 5 योगा आसन्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन सब का आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ये होमवर्क समझ लीजिए, काइंड ऑफ आज का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। देखता हूँ तैयारी कितनी है यार हमारे बच्चे हो, आप तैयारी, देखता हूँ कि हमारे बच्चे जो हमसे पढ़ते हैं उनकी तैयारी क्या चल रही है। चलिए कमेंट करके बताइएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 20वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वरिष्ठ नागरिकों की गति और सहन क्षमता को मापने के लिए किन परीक्षणों का उपयोग करोगे, इस पर चर्चा करें। ठीक है, यानी जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनकी गति को और उनका सहन क्षमता कितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं, इसको अगर हम लोगों को मेजर करना है, मापना है, तो किन परीक्षणों का उपयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आप लिखेंगे रिकली और जॉन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट हम लोग यहाँ पर करेंगे। और वो कैसे होगा भैया, देखिए वरिष्ठ नागरिक फिटनेस टेस्ट जिसको हम लोग SAFT को रिकली और जोन्स द्वारा 60 से 94 विकसित किया गया था। ठीक है, 60 से 94 के आसपास विकसित किया गया था। परीक्षण का उद्देश्य कार्यात्मक क्षमता का मूल्यांकन करना और वृद्ध लोगों की शारीरिक फिटनेस की स्थिति की निगरानी करना है। ठीक है, यानी कि जो बूढ़े लोग हैं उनका बॉडी ओवरऑल है कैसा, और समस्याओं की पहचान करना और कमजोरी पर काम करना कि बॉडी में समस्या क्या है और उस पर काम करने के लिए ये चीज किया जाता है। यह परीक्षण उन लोगों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए जिन्हें सीने में दर्द, चक्कर आना, उच्च रक्तचाप, हृदय आदि जैसी कोई चिकित्सीय स्थिति है। यानी ये जो परीक्षण है, ये जो टेस्ट है, उनका नहीं करना चाहिए जिसको सीने में दर्द होता है, चक्कर आता है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है, दिल का कोई प्रॉब्लम है, तो इन लोगों पे ये टेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। कुछ और बातें यहाँ पर आपको बता रखा है कि यह परीक्षण किफायती और प्रशासित करने में आसान है। ठीक है, साथ ही साथ यह परीक्षण जो है उसमें निम्नलिखित आइटम शामिल होते हैं। निचले शरीर की ताकत के लिए चेयर स्टैंड टेस्ट होता है, ऊपरी शरीर की ताकत के लिए आर्म कर्ल टेस्ट होता है, शरीर के निचले हिस्से के लचीलेपन के लिए चेयर जो है कि सिट एंड रिच टेस्ट होता है, ऊपरी शरीर के लचीलेपन के लिए बैक स्क्रैच टेस्ट होता है। ठीक है, चपलता के लिए 8 फुट ऊपर और गो टेस्ट होता है हमारा। ठीक है, एरोबिक सहन शक्ति के लिए 6 मिनट का वॉक टेस्ट होता है। तो इस प्रकार से टेस्ट के बारे में यहाँ पर आपको बता रखा है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से पूछेगा आपसे कि डिस्कस विच टेस्ट विल बी यूज्ड टू मेजर द स्पीड एंड स्टेमिना ऑफ सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 21वें क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, हमने इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन अभी थोड़ा सा किया भी है। यहाँ पर क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन कि हमारे शरीर को पूरक आहार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कारण सुझाइए। हमारे जो शरीर होता है उसको पूरक आहार यानी एक ऐसा आहार जिसको कह लीजिए बैलेंस डाइट कह लीजिए भाई, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो वो आपको बताना है। देखिए विटामिन और खनिजों की उचित मात्रा बनाए रखने के लिए पूरक आहार की आवश्यकता पड़ती है। यानी अगर हमारे बॉडी में जितने विटामिन की जरूरत है, जितने आप कह लीजिए खनिजों की, मिनरल्स की जरूरत है, उसके लिए हमें पूरक आहार लेना पड़ता है। शरीर की वृद्धि और विकास में बहुत ज्यादा सहायक होता है। हमारा बॉडी को ओवरऑल अगर हमें डेवलप करना है तो हम लोगों को पूरक आहार लेना ही लेना पड़ेगा। विटामिन तथा खनिजों की कमी से होने वाले रोगों के बचाव में ये बहुत ज्यादा सहायक होता है। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि विटामिन और खनिजों की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे बेरी बेरी रोग हो गया, बहुत सारे रोग आप कह लीजिए, तो उन रोगों से हमें बचाता है। कौन बचाता है? पूरक आहार बचाता है। शरीर के विभिन्न संस्थान जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, हृदय संस्थान, नाड़ी संस्थान और ग्रंथि संस्थान की सुचारू कार्य प्रणाली में सहायक होता है। हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे हमारा दिल हो गया, हमारी नाड़ी हो गया, हमारा डाइजेशन सिस्टम हो गया, तो उन सबको मदद करता है। कौन करता है? पूरक आहार। ठीक है, तो इसीलिए हमें पूरक आहार लेने की जरूरत पड़ती है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि सजेस्ट रीजंस व्हाई आवर बॉडी नीड्स जो है सो कि डाइटरी सप्लीमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। वेरियस कारण है जिस कारण से आप यहाँ पर हम लोग डाइटरी सप्लीमेंट्स हमें लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 22वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मधुमेह से बचने के लिए आसनों की व्याख्या कीजिए। यानी कि जिसको इंग्लिश में आप डायबिटीज बोलते हैं, तो डायबिटीज से अगर आपको बचना है तो उसके लिए कौन कौन से योगा के आसन हमें करने चाहिए। तो अगर हमें मधुमेह से बचना है तो उसके लिए हम लोग भुजंग आसन कर सकते हैं, पवन मुक्त आसन कर सकते हैं, अर्ध मत्स्येंद्रासन कर सकते हैं, पश्चिमोत्तासन कर सकते हैं। ये योगा के कुछ आसन हैं जिनका अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग जो है आपका डायबिटीज से बच सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार जिसको डायबिटीज हो गया, यहाँ पर मधुमेह हो गया, चीनी वाला बीमारी हो गया, तो जिंदगी भर उसको दवा लेना पड़ेगा। डायबिटीज का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको डायबिटीज से बचना है, मधुमेह से बचना है या फिर उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि जिंदगी भर उसको कंट्रोल ही कर सकते हैं हम लोग केवल, तो क्या करना है हमें यहाँ पर ये योगा के आसन हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ ही रहा है तो लाइक करते
चलिए मोटिवेशन थोड़ा बढ़ा दीजिए, लाइक करिए, ठीक है, मोटिवेशन बढ़ाइए और वीडियोस बनाते रहेंगे यार आपके लिए। बस आप लाइक कीजिए, आपके लिए तो ये लाइक फ्री होता है, लेकिन हमारे लिए इसकी जो कीमत है वो अरबों खरबों में भी आप कह सकते हैं आती है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मोटिवेशन होता है ना, मोटिवेशन का कीमत बहुत ज्यादा होता है भाई, ठीक है। तो आप लाइक करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है अरबों रुपए का, ठीक है, तो लाइक कीजिएगा। चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, चिड़िया उड़ गई। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द आसन्स टू अवॉइड डायबिटीज, ठीक है। आसन कौन कौन से हैं, यहाँ पर हम लोग भुजंग आसन कर सकते हैं, पवन मुक्त आसन कर सकते हैं, अर्ध मतेंद्रासन कर सकते हैं और पश्चिमोत्तासन कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग डायबिटीज से बच सके, ठीक है। चलिए यहाँ पर 23वां क्वेश्चन देखिए, ध्यान से इसको समझिए। नीचे दिए गए आसनों को पहचाने व उनके नाम लिखे। यहाँ पर 4 आपको योगा के आसन दे दिया है, इसको पहचानना है और इसका नाम लिखना है। पहला वाला ये जो आसन है इसको बोलते हैं पर्वतासन, मैंने कई बार सैंपल पेपर में डिस्कस कर रखा है। दूसरा वाला आसन भी डिस्कस कर रखा है, इसको बोलते हैं भुजंग आसन। तीसरा वाला जो आसन है इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तासन, और चौथा वाला ये जो आसन है, ये जो दीदी जी कर रही है, ये है हमारा मत्स्य आसन, ठीक है। तो ये हमारे योगा के आसन है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि आइडेंटिफाई एंड नेम द जो सो की रग्स गिवन बिलो, यानी कि वही योगा के आसन को आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो चारों आसन है इनके नाम है आपका पर्वतासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन और मत्स्य आसन, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा क्या है 24वां क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं को सुगम बनाने के लिए युक्तियों का सुझाव आपको देना है। यही क्वेश्चन को अगर घुमा करके आपसे पूछेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा में दे दिया है कि ये क्वेश्चन जो ऊपर वाला है इसको घुमा करके आपसे पूछेगा तो कुछ इस प्रकार से पूछेगा कि विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करने की रणनीतियों की व्याख्या आपको करनी है, ठीक है। इन दोनों का आंसर सेम है। आंसर क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर ये होगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं को सुगम बनाने की युक्तियां, जो कि इस प्रकार से है, यानी कि चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स, यानी कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका जो आपका फिजिकल एक्टिविटी है उसको और अच्छा बनाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉक्टर से उनकी जांच करवा सकते हैं, ठीक है। शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से पूर्व दिव्यांगों की सारी जांच करवा लेनी चाहिए और उनका जो अक्षमता है उसके स्तर की जांच कर लेनी चाहिए, ताकि उनके स्तर के अनुरूप ही उनको एक्टिविटी करवाई जाए। साथ ही साथ पूर्व अनुभव होना भी जरूरी है। शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण से पूर्व दिव्यांगों के पूर्व अनुभव की जानकारी लेनी चाहिए, ताकि शारीरिक क्रियाओं का चयन उनके लिए उत्तम हो सके। उनकी रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में है। जब शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण किया जाए तो दिव्यांगों की रुचि का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि वह इंसान क्रियाओं में पूर्ण रूप से भाग ले सके। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो कुछ इस प्रकार से पूछेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सजेस्ट टिप्स फॉर फैसिलिटिंग फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, ठीक है। और इसको घुमा करके पूछेगा तो आपका यही क्वेश्चन इस तरह से घुमा करके पूछ लेगा, ठीक है। इसका आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है कि मेडिकल एग्जामिनेशन करना जरूरी है उनका, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस जानना भी जरूरी है, उनका इंटरेस्ट देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस चीज में उनका इंटरेस्ट है, ताकि वो बेटर से बेटर एक्टिविटी उनका करवाया जा सके। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं यहाँ पर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो CWSN वाले बच्चे जो होते हैं उनके लिए, ठीक है। CWSN मतलब क्या होता है, CWSN, कई सारे बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि CWSN का मतलब होता है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, ठीक है, जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर 25वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि खेलों से पूर्व, खेलों के दौरान एवं खेलों के उपरांत भोजन ग्रहण करने के लिए दिशा निर्देशों के बारे में चर्चा कीजिए, ठीक है। यानी जब आप लोग गेम खेल रहे होंगे उससे पहले, खेल के दौरान जब आप लोग गेम खेल रहे हैं तब, और खेल के उपरांत मतलब खेल के बाद जो भोजन ग्रहण करते हैं मतलब खाना खाते हैं, तो उसके लिए जो गाइडलाइंस होता है, जो दिशा निर्देश होते हैं ना, उनके ऊपर चर्चा करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। तो उसका देखिए कैसे आंसर आप लिखेंगे। यहाँ आंसर लिखेंगे कि एथलीट को जो है ग्लाइकोजन स्टोर पर समृद्ध खाद्य पदार्थों को खाने से बचना चाहिए। जटिल कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और फाइबर की सामग्री खानी चाहिए। ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें जटिल रूप से हमें ये चीजें मिले, यानी कि 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, आपको पता है, एक सामान्य होता है, एक जटिल होता है। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट वाला चीज खाना चाहिए।
वसा वाला, प्रोटीन वाला और फाइबर वाली सामग्री खानी चाहिए। अनाज, साबुत अनाज, आपका फल और सब्जियों को खाने में शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बेसिक बेसिक बातें हो गई। अब यहाँ बोल रहा है स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान, ठीक है, जब स्पोर्ट्स इवेंट जो होता है उसके दौरान किस किस तरह की आपका चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो एथलीट को हाइड्रेट रहना चाहिए और थकान की शुरुआत को रोकना चाहिए। तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिससे कि निरंतर छोटे जो आपका घूंट होता है उसमें जारी रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर छोटे घूंट करके दे रखा है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका स्पोर्ट्स इवेंट होता है, जैसे मान लीजिए क्रिकेटर लोगों को आप लोग देखते होंगे, विराट कोहली हो गया या कोई और बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, अब जब गेम खेल रहे हैं तो उस टाइम पे खाना थोड़ी ना खा सकते हैं, तो उस टाइम पे लिक्विड वाली चीजें लेते हैं। ठीक है, ताकि अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रख सके। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और बातें बता रखा है कि यदि अवधि 1 घंटे से अधिक समय तक रहती है तो एथलीट को नियमित अंतराल पर कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। यानी कि अगर 1 घंटे से आप कह लीजिए अधिक समय लग रहा है गेम्स के बीच में या इवेंट के बीच में, तो वहां पर कम समय में कह लीजिए या टाइम के हिसाब से यहाँ पर क्या लेना चाहिए, आपका कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए लिमिटेड क्वांटिटी में। ठीक है, ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ऊर्जा पेय लिया जा सकता है। यदि अवधि 1 घंटे से कम है तो एथलीट को हर 10 से 20 मिनट पर पानी पीना चाहिए। तो ये इवेंट्स जो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं उसके दौरान बात कर रहा है। ठीक है, और कुछ यहाँ पर चीजें आप बता सकते हैं। खेल कार्यक्रम जो होता है उसके पोस्ट करें, मतलब ये चीजें उसके बाद कर सकते हैं। ठीक है, खेल कार्यक्रमों के बाद, जैसे गेम खत्म हो गया उसके बाद। तो गतिविधि के बाद खोई हुई ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए कार्बोहाइड्रेट युक्त जो है सो कि आपका योजना होता है, जैसे 1 घंटे के भीतर लेना चाहिए। नुकसान को प्रतिस्थापित करने के लिए बहुत सारे पानी, फल रस और कह लीजिए खेल पेय और तथा तरल पदार्थ पीना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पानी हमें लेना चाहिए और तरल पदार्थ लेना चाहिए। घटना के 2 घंटे बाद उच्च कार्बोहाइड्रेट वाले आलू, अनाज, सब्जियां, फल, मांस और सोयाबीन जैसी सामग्री पूर्ण भोजन में लेनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग खेलों के बाद खाना ले सकते हैं। ठीक है, खेलों के दौरान ये चीजें बता दिया है और कहीं ना कहीं खेलों से पहले कुछ इस प्रकार से चीजें हम लोग ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही चीज आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि डिस्कस द गाइडलाइंस फॉर टेकिंग फूड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर गेम्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, इस प्रकार से आंसर लिखना है। कुछ और भी चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी तरफ से। यहाँ पर आप आंसर पूरा का पूरा देख ही सकते हैं बच्चों। पोस्ट स्पोर्ट्स इवेंट यानी स्पोर्ट्स इवेंट के बाद हमें इस प्रकार से खाना लेना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 26वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, आसन संबंधी विकृतियों को पहचाने व उनके नाम लिखिए। आसन से संबंधित जो विकृतियां होती है उनको पहचानना है। तो ये जो आपको क में दे रखा है ये हमारा धनुषाकार टांगे होता है, जिसको आप लोग बॉल एग भी बोलते हैं। अब ये जो दूसरा वाला दे रखा है वो क्या है हमारा, ये है आपका पार्श्व कुब्ज कह लीजिए या स्कोलोसिस कह लीजिए। तीसरा ये जो आसन का संबंधी विकृति है ये है हमारा कुब्जता। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये जो चौथा है आपका, ये है आपका लॉर्डरोसिस यानी कि अग्र कुब्जता। ठीक है, यही चीज आपका इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर दे रखा है। तो इस प्रकार से आपको पहचान करना है। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कर सकते हो उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।